कि उसी ने मुझे ज़्यादा पीटा। मैं लोगों का सम्मान नहीं करता हूँ। नौकरी कुछ और करवाना चाहती है और आपके अंदर जो सेंस ऑफ ड्यूटी है वो कुछ और करवाना चाहता है। पैसा तो खिलाना पड़ता है अधिकारियों। वो आकर्षण है सर, कोई ऐसा मैजिक है, डिमांड पूरी करना महत्वपूर्ण है, तो उस करप्शन को खाते में जाएगा। प्रचार प्रसार तो बहुत हो रहा है काम का, लेकिन काम उतना नहीं हो रहा है। हम आपको आवास दिलवा देंगे, सब बिका हुआ है जी, हर जगह पैसा चल रहा है। हम आपको पेंशन दिलवा देंगे। भौकाल जो है जनता को सीधे कूटा ही के दिखाना है। वो एक तरीके से एक प्रक्रिया है। कुछ लोग हैं जिन्हें राज करने का अधिकार है, यही पावर है सर। ये डर है लोगों के अंदर, होना भी चाहिए। जानबूझ के लोगों को बरगलाते हैं, मैं बिल्कुल करता हूँ। शुरुआत में बहुत कम स्ट्रगल करके मुझे वो सफलताएं मिल गई। उस समय सर मुझे काफी अफसोस हुआ। ये नहीं है सिलेक्शन, अक्सर सिफारिश लेके वही लोग जाते हैं जो पात्र नहीं होते हैं। पैसे देके मीडिया में निकलवा दिया है, आप सीधे मुझसे संपर्क करिएगा। बड़े बड़े कारपोरेट ऑफिस फेल हो जाएंगे। ये झूठी कहानी है। अच्छे संबंध बनाते हैं वो लोग, चीज़ों को छुपाते भी हैं। कोई मजिस्ट्रियल पावर नहीं है, प्रधान जी की उसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। सरकारी स्कीम्स को सही से लागू नहीं होने देते हैं। काफ़ी हद तक जीरो करने का प्रयास किया जा रहा है। पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हूँ। अब वो समय है आपके सामने कि या तो आप नौकरी कर लो या ड्यूटी कर लो। बहुत सारे फाउंडेशंस हैं सरकारी नौकरियों के। वनडे वगैरह के तो किंग कहे जा सकते हैं, इतने एग्जाम निकाल दिए इन्होंने। तो आप जरूर कमेंट में पूछिएगा सर, आप प्लीज़ एक बार आंसर दीजिए, देंगे? जी जी बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ हैं गोरखपुर के बीडीओ अनिरुद्ध सिंह चौहान जी। अनिरुद्ध सिंह जी, पहली बात तो बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्ञान पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। हम जो है बात करेंगे अनिरुद्ध सिंह चौहान जी की जर्नी के बारे में, कैसे कैसे तैयारियां की, कब से फील्ड में आए। और आप जो है कई सालों से, क्योंकि बीडीओ की पोस्ट में है, शायद 6-7 साल से हैं, तो एक लंबा एक्सपीरियंस है आपका। आप स्टूडेंट्स की बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं, जो बहुत सारे डाउट्स होते हैं, जो एक्चुअली वो लोग अधिकारियों से पूछना चाहते हैं, कई सारे मेरे पास हैं। एक एक करके मैं जो है बात करूंगा। तो बीडीओ यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के बारे में सारी चीज़ें हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई सवाल इसमें रह जाता है तो भी आप प्लीज़ कमेंट इसमें ज़रूर करिएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनिरुद्ध सिंह जी से कि आप इस पर प्लीज़ अपने जो है पर्सनल अकाउंट से ज़रूर कमेंट करें, कोई गाइडेंस वगैरह के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, कहाँ से आप हैं और प्रारंभिक शिक्षा वगैरह क्या कहाँ से हुई, बैकग्राउंड कैसा है आपका, थोड़ा सा स्टार्ट करिए। सर मैं अनिरुद्ध सिंह चौहान, मैं डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद का रहने वाला हूँ मूल रूप से। मेरी शिक्षा ग्रेजुएशन तक फर्रुखाबाद से ही हुई है। उसके बाद मैं कानपुर आ गया और यहाँ पीपीएन कॉलेज से मैंने एमएससी किया मैथमेटिक्स में। और कॉलेज के साथ ही सर मैंने जो वनडे एग्ज़ाम है उनकी तैयारी मैंने सेल्फ स्टडी के माध्यम से शुरू कर दी थी। तो ग्रेजुएशन पूरा होते होते मुझे पहली सफलता एसएससी सीपीओ एसआई में ऑल इंडिया टॉपर के रूप में मिली वर्ष 2007 में। अच्छा, फिर उसके बाद सर चूँकि मुझे लगा सर कि बिना किसी विशेष तैयारी के, बिना किसी प्रोफेशनल तैयारी के, अगर मैं किसी ऑल इंडिया लेवल के एग्ज़ाम में अगर मैं टॉपर बन सकता हूँ तो मुझमें कुछ और करने की पोटेंशियल भी है। तो चूँकि सर मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ही आता हूँ, तो काफ़ी प्रेशर था कि एक एसआई का एग्ज़ाम आपने क्रैक कर लिया है तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन उस प्रेशर के बावजूद मैंने वो जॉब ज्वाइन नहीं की और मैंने तैयारी को कंटिन्यू करने का प्रयास किया। 2007 के बाद मैं कानपुर आ गया। कानपुर आने के बाद फिर मैंने यहाँ पे अपनी तैयारी आगे की शुरू की। तो उसके बाद फिर ये और भी कई सारे ये एग्जाम में उसी के पैरेलल सर मैंने चूँकि और भी एग्ज़ाम दे रखे थे जिनके रिजल्ट्स आए। एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम था सर वर्ष 2006 का, जिसका रिजल्ट 2009 में आया। उसके थ्रू मैं सेंट्रल एक्साइज में इंस्पेक्टर हुआ। अच्छा। उसी वर्ष सर हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर की डायरेक्ट भर्ती होती है। मुझे लगता शायद एकमात्र स्टेट है जहाँ इंस्पेक्टर का रिक्रूटमेंट होता है। तो उसमें सर केवल 2 वैकेंसी थी। उसी के पैरेलल में मैंने उसे भी दिया था, उसे भी मैंने फाइनली क्वालिफाई किया। उस 2 वाली भी 2 वैकेंसी, जी सर। और उसी साल सर 2009 में यूपीएससी के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है सहायक कमांडेंट के लिए, उसे भी मैंने क्वालिफाई किया। उसमें मुझे बीएसएफ मिला था सर। तो सिविल सर्विसेज की क्या जर्नी रही, कब तक सिविल सर्विसेज लास्ट आपने दिया है? सिविल सर्विसेज की जर्नी सर 2009 से शुरू करके 2016 तक रही है। 2009 में मैं जॉब में भी आ गया था, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर बन गया था। तो जो एक मिडिल क्लास फैमिलीज़ के साथ रहता है कि एक जॉब सिक्योरिटी चाहिए, वो समस्या का समाधान हो चुका था। तो मैंने कुछ बेहतर करना चाहा और मैंने यूपीएससी की तैयारी करनी शुरू की।
पहला अटेम्प्ट सर मैंने 2009 में दिया यूपीएससी का, और 2009 में मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया। 2009 में सर जो जर्नी शुरू हुई थी वो फाइनली 2016 तक चली। इस दौरान मैंने यूपीएससी के और पीसीएस के कई इंटरव्यू दिए। 2016 के बाद भी लेकिन आपने यूपीसीएस तो दिया ही है। जी, 2016 के बाद यूपीएससी के अटेम्प्ट सर खत्म हो गए थे, तो मैं प्रयास कर रहा था कि स्टेट पीसीएस में प्रॉपर मुझे पोस्ट मिल जाए। उस समय मेरी पोस्टिंग भी कानपुर में हो गई थी, और मैं आपके चैनल से जुड़ के अन्य माध्यमों से अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहा था। उस दौरान भी मैंने 2018 और 19 के जो पीसीएस के मेंस एग्जाम थे वो मैंने दिए, यूपी पीसीएस के। उसके बाद सर मेरा यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया आगरा में, और फिर मैंने उस तैयारी को आगे कंटिन्यू नहीं किया। अच्छा, तुम आप वीडियो मतलब फाइनली 2016 से हैं? जी सर, वो 2013 का एग्ज़ाम था यूपी पीसीएस का, जिसका रिजल्ट 2015 में आया था। 2015 में सर हम लोगों की ज्वाइनिंग हुई। एक बात बताइए, ये वीडियो का मतलब हो गया ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, एक वीडियो भी पोस्ट होती है, शायद वो वनडे एग्जाम से होती है। वीडियो वर्सेस वीडियो डिफरेंस बताइए। सर जो वीडियो है वो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर है, उसका अभी यूपी SSSC के थ्रू एग्ज़ाम होता है, समय समय पे वो अलग से भी एग्ज़ाम होता रहा है। तो बेसिक सर जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतों के स्तर पे ग्राम विकास अधिकारी की पोस्टिंग होती है। उसी के समकक्ष सर एक अन्य पद भी है, ग्राम पंचायत अधिकारी। दोनों के पद और दायित्व तो एक ही जैसे हैं रूट लेवल पे। कई जगह सर, कई स्टेट में हमारे यहाँ भी बात चल रही है कि जो पंचायती राज है और जो ग्राम विकास है दोनों को मर्ज कर दिया जाए। यूपी में अभी वैसा नहीं हो पाया है, तो केवल सर जो विलेज लेवल पे है, जो ग्राम पंचायतों के स्तर पे है, वहाँ पे दोनों पदों के दायित्व एक जैसे हैं। उसके बाद वो डिफरेंट हो जाते हैं। और ब्लॉक सर जो है वो कई ग्राम पंचायतों को मिला के एक ब्लॉक बनता है। एक क्षेत्र पंचायत है जो पंचायती राज व्यवस्था में, उसके सचिव के रूप में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की नियुक्ति की जाती है। जैसे अभी आप वीडियो हैं, तो आपके एक्चुअली में सबऑर्डिनेट कितने ऑफिसर आपको मिले हुए हैं? सर अभी मेरी जिस ब्लॉक में पोस्टिंग है उसमें टोटल 69 ग्राम पंचायतें हैं, और 13 वहाँ पे ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारियों की पोस्टिंग है। इसके अलावा सर ऑफिस का स्टाफ रहता है, और फील्ड में कई संविदा के पोस्ट हैं। जैसे सभी ग्राम पंचायतों में इस समय पंचायत सहायकों की नियुक्ति है, मनरेगा योजना चल रही है, तो सभी ग्राम पंचायतों में रोजगार सेवक हैं। इसके अलावा सभी ग्राम पंचायतों में सफाई कर्मचारी हैं। तो वो सारे लोग भी कहीं ना कहीं वीडियो से जुड़े हुए हैं, वीडियो के अधीन काम करते हैं। वीडियो का एग्जैक्टली काम क्या होता है? सर वीडियो जो ग्रामीण लेवल पे डेवलपमेंट की जो डिफरेंट स्कीम्स हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, उनको एग्जीक्यूट करने का काम करता है। इसकी सर जो कॉन्सेप्ट थी वो डेवलपमेंट, चूँकि सर एक ब्रॉड शब्द है जिसमें हेल्थ भी शामिल है, जिसमें एजुकेशन भी शामिल है, जिसमें एग्रीकल्चर भी शामिल है। तो इसकी सर जो मूल कॉन्सेप्ट थी वो यही थी कि ग्रामीण स्तर पे बिल्कुल ग्रास रूट पे जाके जो विभिन्न विभागों की स्कीम्स हैं उनको एग्जीक्यूट किया जाए। तो वीडियो सर ग्रामीण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करता है, जिसमें हेल्थ है, एजुकेशन है, और बेसिक सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं सर। वीडियो अगर किसी स्टूडेंट को बिल्कुल शुरुआत से कोई वीडियो बनना चाहे तो क्या क्या स्टेज होती है, कैसे कैसे मतलब बने? जी सर वीडियो की जो रिक्रूटमेंट है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, वो यूपी पीएससी के थ्रू होती है। यूपी पीसीएस वाली? जी यूपी पीएससी का जो एग्ज़ाम है, जो अपर सबऑर्डिनेट एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम में आप अपियर होते हैं, जिसमें डिफरेंट स्टेजेस हैं। प्रीलिम्स एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद मेंस एग्ज़ाम है, फिर इंटरव्यू है। जब इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं तब आपसे पोस्ट का प्रेफरेंस लिया जाता है। पोस्ट का प्रेफरेंस और आपका जो मार्क्स हैं, जो मेरिट में आपका स्थान है, उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो की पोस्ट मिलती है। अच्छा, कितने अटेम्प्ट में आपने पीसीएस वाला क्लियर किया था? सर ये पीसीएस का मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। अच्छा, ज्वाइनिंग कर लिया था, और फिर उसके बाद आपने 2019 तक पीसी? उसके बाद सर मैं एग्ज़ाम देता रहा, मैंने इंटरव्यू भी दिए। चूँकि सर मैं पहले ही वीडियो बन चुका था, तो प्रेफरेंसेस जो थे वो लिमिटेड हो गए थे। केवल 2-3 पदों के लिए ही मैं उसके बाद प्रेफरेंस भर रहा था। तो उसके बाद एसटीएफ वाला भर रहे हो? ना, जैसे वीडियो के लिए कोई एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन के अलावा भी कुछ नहीं? कोई सर उसमें टेक्निकल या कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। वो जनरल उसमें पोस्ट है, तो सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए। तो जो सिंपली ग्रेजुएट हैं वो लोग सीधे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई और चीज़ का प्रेफरेंस क्या वर्क में काम आता है? कभी कोई की कोर्स कर लिया जाए, कुछ और डिग्री ले ली जाए, कुछ सर्टिफिकेट ले लिया जाए? सर उसमें कोई अधिमानी योग्यता या कोई ऐसा प्रेफरेंशियल वो तो नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आप
ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र को अगर आप समझते हैं या कोई आपने ऐसा कोर्स किया हुआ है, कुछ सर इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे हैदराबाद में एक रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट है NIRD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, वो ग्रामीण विकास के लिए कई प्रोग्राम कराती है। तो अगर आपने वो प्रोग्राम कभी किए हुए हैं तो वो जॉब में आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। आप इससे पहले अन्य सरकारी पदों पर भी रहे हैं जी। जैसे आप एक्साइज इंस्पेक्टर भी रहे और वो UPSC की असिस्टेंट कमांडेंट वाली भी रहे, क्यों छोड़ा आपने वो? एक्चुअली सर शुरुआत में बहुत कम स्ट्रगल करके मुझे वो सफलताएं मिल गई। मैं 2007 में मेरा सर ग्रेजुएशन पूरा हुआ और 2007 में ही मेरा पहला जो रिजल्ट आया था उसमें मैं CPO SI का ऑल इंडिया टॉपर बन गया। तो मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं मुझ में और बेहतर करने की पोटेंशियल है, अगर मैं मेहनत करता हूँ तो काफ़ी आगे जा सकता हूँ। ये सोच के सबसे पहले सर मैंने वो ऑप्शन छोड़ दिया CPO SI वाला। देन सर मैं जो मैंने ज्वाइन की पहली जॉब वो सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर के रूप में थी। उसमें रह के मैंने तैयारी शुरू की और UPSC के एग्ज़ाम दिए, UPSC का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता था, उससे आगे नहीं हो पा रहा था। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि इन सब जॉब की वजह से मेरा टाइम जा रहा है और मैं नहीं कर पाऊँ, तो मुझे ऐसा लगेगा कि वो जॉब मैंने अर्ली एज पे ज्वाइन कर ली है, इस वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो एक द्वंद दिमाग में चलता रहता था लगातार। फिर फाइनली सर एक ऐसा स्टेज आया कि मैंने सभी जॉब छोड़ दिए, मैंने वो रिस्क लिया और फिर मैं पूरी तरीके से डिवोट होकर UPSC की तैयारी में आ गया। मैं इंटरव्यू तक पहुंचा लेकिन उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो सका सर। जैसे आपने CPO पहली जॉब में जो टॉप कर दिया था वो आपने छोड़ दी जी। तो घर वाले और फ्रेंड वगैरह कुछ वो बोले नहीं कि अब क्या बहुत डिफरेंट तरीके की प्रतिक्रियाएं थी सर। मैं एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ, लोअर मिडिल क्लास हम लोगों का बैकग्राउंड रहा है, जहाँ पे दरोगा का जो पद है सर वो बहुत बड़ा समझा जाता, आज बहुत बड़ा जाता है। और उसमें मैं ऑल इंडिया टॉपर भी था। उस समय एज मेरी सर कोई 20-21 साल थी, तो बहुत बड़ी उपलब्धि थी वो। तो जब मैंने उस जॉब को छोड़ने का निर्णय लिया तो बहुत कट प्रतिक्रिया थी मेरे घर वालों की ओर से। मेरे पापा काफ़ी नाराज़ थे कि इतने अर्ली एज पे इतना अच्छा आपको जॉब मिल गई है, आगे आपको 40 साल नौकरी करनी है, बहुत आगे तक जाओगे। लेकिन मेरे दिमाग में सर ये आ रहा था कि बहुत बहुत लिमिटेड तैयारी करके मैं किसी एग्ज़ाम में ऑल इंडिया टॉपर बन गया हूँ। तो उन सबके विरोध के बावजूद सर मैंने उस जॉब को छोड़ा। उसमें और भी प्रतिक्रियाएं थी सर लोगों की, जो सर आपका समाज होता है उसमें कई लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को ये नहीं समझा कि ये सिलेक्ट हुए, टॉपर बने, इन्होंने इस जॉब को छोड़ दिया। उन्होंने उसे इस तरीके से प्रेजेंट किया कि ये झूठी कहानी है, लाइक इस तरीके का हुआ नहीं है सिलेक्शन, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई व्यक्ति दरोगा बनने के बाद और दरोगा की जॉब छोड़ दे। फिर चूंकि उस समय काफ़ी मीडिया कवरेज भी हुआ था उसका, कई जगह चैनल्स पे आया था, तो लोगों ने मतलब ये तक कहा कि इन्होंने पैसे देके मीडिया में निकलवा दिया है, चैनल्स पे निकलवा दिया है। ऐसा थोड़ी ना होता कि कोई दरोगा बन जाए और जॉब को छोड़ दे। इस तरीके की प्रतिक्रियाएं थी सर। उससे थोड़ा सा मैं कुछ समय परेशान रहा, फिर नॉर्मल होकर मैंने आगे कदम बढ़ाया। नहीं, ये अक्सर मैंने देखा है। जैसे मैं भी यहाँ पे जब मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था तो मेरा HBTI मुझे मिल रहा था, एक UPTU एग्ज़ाम होता था, उसमें मेरी 506 रैंक आई थी। अब मुझे वो नहीं पसंद आई तो मैंने कहा कि नहीं यार, बड़ा अच्छा NIT तो मिलना चाहिए, वो मैंने छोड़ दिया। तो लोगों ने बिल्कुल ही, मतलब मेरे दोस्तों ने और घर वालों ने भी बड़ा रिएक्शन दे दिया कि बिल्कुल ही पागल हो गया हो क्या, HBTI कौन छोड़ता है सर। तो ये समाज जो है कई बार एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। एक्चुअली कई सारे जो स्टूडेंट हैं, अब वो लोग का, आप मान लो किसी का जो है कांस्टेबल तक नहीं निकल रहा है, अब ऐसे आदमी से अगर आप बोलोगे कि भाई मैं SI छोड़ आया हूँ, तो ऐसे लोग तो कतई एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बल्कि मैंने एक स्टूडेंट का बड़ा वर्ग देखा है जो अगर वो फेल होते हैं तो वो अपनी खुद की एनालिसिस करने से ज़्यादा सिस्टम को दोष कि सब बिका हुआ है जी, हर जगह पैसा चल रहा है, कहाँ जो है बिना पैसा के कहाँ सिलेक्शन जी। मतलब ऐसा, अगर माना जाए भी हाँ थोड़ा बहुत करप्शन हो भी सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाई बिल्कुल ही सब फेयर हैं चीज़ें सर, और मेरिट पे लोगों का होता है, लेकिन लोग मानते नहीं है बहुत से लोग। हाँ, जिनका नहीं होता वो ज़्यादा नहीं मानते हैं, जब हो जाता है तब कहते हैं हाँ यार होता तो है। अच्छा, क्या आप मानते हैं कि सिर्फ सरकारी पद पर ही रहकर देश की सेवा की जा सकती है? नहीं सर, शुरुआत में मुझे लगता था, और उसकी वजह भी है कि जिस पृष्ठभूमि से हम लोग आते हैं। मेरे यहाँ सर मेरे ग्रैंडफादर भी सरकारी सेवा में थे, मेरे फादर भी सरकारी सेवा में हैं, तो एक चार्म था और मैंने सोच का दायरा भी लिमिटेड कर लिया था कि कहीं ना कहीं मुझे सरकारी सेवा में ही जाना है। लेकिन बाद में सर मैंने देखा कि लोग अलग अलग क्षेत्रों में रह के, चाहे वो पत्रकारिता से जुड़े हुए हों, चाहे वो समाज सेवा से जुड़े हुए हों,
पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हों, वो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हों, वो हर प्रकार से देश की सेवा करते हैं। तो आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, अगर आप उसके एथिक्स को फॉलो करते हैं, अगर आप उस प्रोफेशन में अपना बेस्ट देते हैं, तो मुझे लगता है वो सर इनडायरेक्टली और अल्टीमेटली वो देश की सेवा ही है सर। और क्या, आप जिस भी प्रोफेशन में आप भाई ऑनेस्ट टैक्स पेयर जो है होने चाहिए, सारे काम एथिकल और जो है रिस्पॉन्सिबली करें, तो सब कुछ से जो है देश सेवा हो सकती है। खैर वीडियो पे आते हैं। वीडियो की पोस्ट जो कि जो है पंचायती राज के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, आप अपने जो ये पोस्ट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर्स के बारे में बताइए। पावर मतलब जो स्टूडेंट जानना चाहता है कि भौकाल कितना है चीज़ों का। एक सर जो हम लोगों का सामाजिक पृष्ठभूमि है वो कहीं ना कहीं एक सेमी फ्यूडल टाइप के समाज में हम लोग रहते हैं, जहाँ पावर्स का एक अपना आकर्षण भी है और वही चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रभावित भी करती हैं। तो मैं भी जिस पृष्ठभूमि से आता हूँ, मुझे भी लगता था कहीं ना कहीं वो चार्म मेरे अंदर भी था कि काफ़ी पावरफुल पोस्ट हो, खूब बौकाल हो, गाड़ी हो, अर्दली हो, गनर हो, इस तरीके की चीज़ें मेरे दिमाग में भी रहती थी। कुछ ऐसे मौके भी मिले बीच में। मैं यूपीएससी में सहायक कमांडेंट हुआ था 2009 में। अभी जो मेरे बैचमेट्स हैं वो डिप्टी कमांडेंट हैं इस समय, तो उनके साथ गाड़ियों का और उनके गनर्स और उनके साथ तमाम तरीके की चीज़ें रहती हैं, जो जिसे अपनी सोसाइटी में पावर कहा जाता है, जिसे अपनी सोसाइटी में गड़बड़िया बौकाल में बौकाल कहते हैं, बौकाल। तो वो उनके पास रहता है। वीडियो में आके सर मैंने रियलाइज़ किया कि यहाँ पे चीज़ें उस तरह की नहीं है। वीडियो का पोस्ट एकदम आम आदमी से जुड़ा हुआ है, और जो चीज़ें सर हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो स्कीम्स हैं, जो प्रोग्राम्स हैं जिन्हें हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं ग्रास रूट लेवल पे, बहुत आम आदमी से जुड़ी हुई हैं। हम लोग किसी भी प्रकार से माफिया या अपराधियों से नहीं जुड़े हुए हैं। हम लोग सर उन लोगों से जुड़े हुए हैं जो नीडी पीपल्स हैं, और उन लोगों की काम हम लोग करते हैं। हम लोग डेवलपमेंट के बस करते हैं। कोई मजिस्ट्रियल पावर नहीं है वीडियो के पास, लेकिन ये सर मैं ज़रूर कहूँगा कि उन चीज़ों को करने के लिए जितनी सुविधाओं की आपको ज़रूरत है, जितनी नेसेसिटी हैं, उससे ज़्यादा वो चीज़ें वीडियो को दी गई हैं। मैं चूँकि सरकारी सेवा में हूँ, हमारे पैरेलल जो अन्य जॉब्स हैं सर, उसमें मैं कई बार देखता हूँ कि संसाधनों की कमी रहती है, कि किसी के पास गाड़ी नहीं है, किसी का ऑफिस अच्छा नहीं है, किसी के पास इक्विपमेंट्स नहीं है। वीडियो के पास सर इस तरीके की समस्याएं नहीं है। वीडियो को ये सारी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में दी गई हैं। आपके पास बढ़िया गाड़ी होगी, आपके पास मैन पावर की कमी नहीं है, आप ऑफिस को चाहें जितना अच्छा करवा लें सर। अभी सर जो मेरा ब्लॉक है बांसगांव, उसका जो ऑफिस है सर, तो मुझे लगता है कि प्रदेश के जो कुछ सबसे अच्छे वीडियो के ऑफिस होंगे या अन्य अधिकारियों के ऑफिस होंगे, वो उस स्तर का है। बड़े अधिकारी भी आते हैं तो अचंभित होते हैं कि आपने बहुत अच्छा ऑफिस बनवाया हुआ है। ये सारी चीज़ें वीडियो के पास हैं। जो नहीं है सर, या जिन्हें बौकाल समझा जाता है, जिन्हें पावर समझा जाता है कि आपको मजिस्ट्रेट होना चाहिए, आपके पास गनर होने चाहिए, इस तरीके की चीज़ें वीडियो के पास नहीं है ना सर, उनकी कोई आवश्यकता है। जब हम लोग धीरे धीरे मैच्योर होते हैं, जब जॉब में जाते हैं, मैच्योर होते हैं, तब हमें लगता है कि जिस पद पे हम लोग हैं उस पर कितना इफेक्टिवली हम लोग अपने काम कर पा रहे हैं, जो दायित्व हमें दिए गए हैं उन्हें हम कितना इफेक्टिवली निभा पा रहे हैं, कितना इफेक्टिवली हम लोगों के पास पहुंच पा रहे हैं। यही पावर है सर कि आपको जो जिम्मेदारियां दी हैं उन्हें लोगों से ज़्यादा जुड़ पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि सर वीडियो का जितना जुड़ाव पब्लिक से होता है उतना किसी का नहीं होता। मैं जहाँ भी रहा वहाँ लोगों से मेरा बहुत जुड़ाव रहा। मेरी पहली पोस्टिंग के ज़िले के लोग भी मुझे याद करते हैं, मुझे इनवाइट करते हैं डिफरेंट कार्यक्रमों में। ये शायद किसी अन्य पद पर रह के संभव नहीं था। तो उस लिहाज से सर मैं खुद को लकी मानता हूँ और अच्छा अनुभव करता हूँ। जैसे आपने बताया कि आप असिस्टेंट कमांडेंट में हुए थे, अभी आप देखते हो कि उनके पास थोड़ा भौकाल ज़्यादा है, इसका अफसोस होता है? थोड़ा सा सर एक सर व्यक्ति का नेचर भी होता है कि जो चीज़ जिसके पास होती है वो थोड़ी सी उसे कम लगती है। व्यक्ति का नेचर है, ह्यूमन नेचर है। और जो चीज़ वो छोड़ चुका है, जो उसका पास्ट है, या जो चीज़ सामने वाले के पास है, वो चीज़ उसे थोड़ी सी ज़्यादा आकर्षित करती है। मैं एक सर अनुभव आपको बताना चाहूँगा। मैं आगरा में था और एक सज्जन हमारे यहाँ है, मैं निकल रहा था गाड़ी पे बैठ के, तो उन्होंने बोला कि मैं आईजी हूँ बीएसएफ का। तो मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा इतना मतलब एकदम समझ में नहीं आता कि आईजी और यहाँ आ जाएगा, ब्लॉक पे आ जाएंगे। तो पहले मैं बैठ के निकल गया गाड़ी पे, मैं किसी अर्जेंट मीटिंग में निकल रहा था। 2-4 मीटर जाने के बाद मुझे ध्यान आया, मैंने कहा यार ये व्यक्ति आईजी बता रहा था खुद को। मैंने सर गाड़ी बैक कराई। मैंने कहा चलिए 10 मिनट लेता हूँ। मैंने उन्हें बुलाया सज्जन को, उन्हें चाय नाश्ता कराया। मैंने पूछा तो बताया कि मैं बीएसएफ में आईजी से रिटायर हुआ हूँ और मेरा जो गांव है वो आपके ही ब्लॉक में पड़ता है। फिर सर उनसे मेरी लंबी परिचर्चा हुई। उन्होंने बताया कि वो सहायक कमांडेंट के रूप में भर्ती हुए थे।
तो उस समय सर मुझे काफ़ी अफसोस हुआ। मुझे लगा कि कैरो के नीचे सहायक कमांडेंट का सर जो करियर है वो कहाँ तक जाता है, आप आईजी बन सकते हो। फिर कई और लोगों से भी मिला, अमूमन लोग डीआईजी आईजी बन के रिटायर हो रहे हैं, जबकि बीडीओ का जो करियर है वो आमतौर पे सीडीओ तक ही जा सकता है। तो कभी कभी तो सर उन चीज़ों को मैं मिस करता हूँ, लेकिन जो निर्णय थे वो मेरे निर्णय थे। और दूसरा जो अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे कि यहाँ पे मैं अपने समाज से कनेक्टेड हूँ, मैं अपने लोगों के लिए कुछ कर पा रहा हूँ, डायरेक्ट उन्हें बेनिफिट्स पहुँचा पा रहा हूँ। हज़ारों की संख्या में लोग हैं सर जिन्हें मैं सरकारी योजनाओं को डायरेक्ट लाभ दे पा रहा हूँ। तो वो चीज़ें संतोष भी देती हैं, लेकिन जो मेरा नेचर है और जो ह्यूमन नेचर होता है उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा मिस भी करता हूँ, और मुझे लगता है कि शायद कभी कभी लगता है कि वो चीज़ें थोड़ी सी बेहतर। लेकिन अगर किसी जैसे आप आम लोगों को किसी स्कीम का फायदा जो है देते हैं तो एक जो दुआएं मिलती है वो तो ज़्यादा मिलती है। वो सर बहुत मिलती हैं, और उसका कोई विकल्प नहीं है, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। अभी भी सर जहाँ मैंने कोई काम करवाया, जबकि मैं केवल अपनी ड्यूटी कर रहा था, ऐसा नहीं कि मैंने उन्हें कुछ अपने पास से दिया। जो नीडी पर्सन थे जिन्हें मैंने आवास दिलवा दिया, या कहीं पे किसी चीज़ की ज़रूरत थी, किसी को पेंशन की ज़रूरत थी, किसी को ट्राईसाइकिल की ज़रूरत थी, किसी विद्यालय में बाउंड्री वाल की ज़रूरत थी, कहीं आरओ की ज़रूरत थी, वो काम ऐसा नहीं कि मैंने कोई अपने पास से कराया, मैंने थोड़ा सा एफर्ट किया, सरकारी योजनाएं थी, सरकारी कार्यक्रम थे, वो लाभ मैंने उन तक पहुंचा दिए। अभी भी सर कभी मैं मिलता हूँ सहयोग बस या उनके बुलाने पे, तो वो लोग बहुत मतलब अभिभूत हैं उन चीज़ों से, और बहुत मुझे रिगार्ड करते हैं, तो वो चीज़ें मुझे बहुत संतुष्ट देती हैं। नहीं, जैसे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर तो पूरे ब्लॉक का एक तरह से राजा कह सकते हैं। हाँ सर, राजा ब्लॉक में कुछ भी होना है तो वीडियो के बिना तो होगा नहीं। टोटल अथॉरिटी, बल्कि अथॉरिटी पे मैं नहीं जाऊँगा, ये कहूँगा कि टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो वीडियो की है। सारे डेवलपमेंट बस थी, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें वीडियो से ही कनेक्टेड हैं सभी। एसडीएम, तहसीलदार और बीडीओ, जिन तीनों में से आपके हिसाब से बेस्ट कौन सी पोस्ट है? सर वो मेरे हिसाब से भी, और जो एक सामान्य परसेप्शन है उसमें एसडीएम का पोस्ट तो सबसे अच्छा है। उसके कई रीजन्स हैं सर। एक रीजन जो सबसे बड़ा है वो करियर ग्रोथ का है। एसडीएम का जो करियर है, जो उनका प्रमोशन है वो बहुत अच्छा है, अभी के समय सर बहुत अच्छा चल रहा है। जनरली सर जो एसडीएम के रूप में भर्ती होते हैं उन्हें कुछ 15-20 साल की सेवा के बाद आईएएस अवार्ड हो जाता है। उसके बाद वो लोग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, बल्कि कुछ एग्जाम्पल्स में मैंने देखा है कि वो कमिश्नर भी बनते हैं। तो उनका सर जो करियर ग्रोथ है वो काफ़ी आगे तक है। इसके अलावा चूंकि वो मजिस्ट्रेट हैं, तो एक उनका जो सामाजिक रेपुटेशन है, सामाजिक पहचान है, वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जब मैं पैरेलली उन चीज़ों को देखता हूँ, मेरी जहाँ पोस्टिंग है वही तहसील भी है, एसडीएम में पोस्टेड हैं, तो कई बार सर मैं देखता हूँ कि मैं सोसाइटी के लिए जो कर पा रहा हूँ एज ए वीडियो, वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास उस तरीके के रिसोर्सेज नहीं हैं। उनके पास कई बार रिसोर्सेज उतने भी नहीं होते हैं कि वो अपनी ऑफिस की चीज़ों को भी उतना अच्छा कर पाएँ जितना हम लोग कर पाते हैं। कभी कभी एसडीएम्स हमारे यहाँ पे आते हैं तो वो आश्चर्यचकित होते हैं कि भाई वीडियो साहब आपने इतना अच्छा ऑफिस कैसे बनवा लिया, या इतना आपने साज सज्जा कैसे करवा ली। तो वो रिसोर्सेज हम लोगों के पास हैं। फिर किसी को कुछ देने की जो पावर है, जो हम लोग दे सकते हैं। डर एक अलग चीज़ है, आप मजिस्ट्रेट हैं, आपसे लोग डर रहे हैं, आप दंड दे सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है सर। लेकिन जो किसी को कुछ देने की पावर है, किसी को ऑर्गेनाइज करने की पावर है, वो वीडियो के पास है, तो वो चीज़ें संतोष। मतलब इम्पावर करने की पाई, कोई स्कीम है उसका लाभ सीधा और जो है उस ज़रूरतमंद को दिला दिया, तो वो तो मतलब बेस्ट चीज़ है। उसकी आप हेल्प करोगे तो बंदा जो है सबसे ज़्यादा रह जाएगा वो। जी बिल्कुल, बहुत रिगार्ड करते हैं लोग उसको। तो जैसे बीडीओ का आपने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा सीडीओ बन सकता है, बस सामान्य रूप से सर। इसके अलावा कुछ पद शासन में हैं, शासन में अपर आयुक्त के पद हैं, लेकिन फील्ड में सर जो सबसे बड़ा पोस्ट है वो सीडीओ का ही है। तो बीडीओ से कभी कोई एसडीएम नहीं बन सकता है? वो सर लाइन अलग है। एसडीएम वाली लाइन है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, सामान्य प्रशासन से जुड़ा हुआ है। तो बीडीओ का जो प्रमोशन का क्रम है वो बीडीओ के बाद डीडीओ बनते हैं, जैसे सर अभी हम लोगों का प्रमोशन हो चुका है। वो एक्चुअली टेक्निकली मुझे पता है जी, स्टूडेंट के लिए मैं पूछ रहा हूँ कि अब कई लोग के डाउट रहते हैं ये कि पीडीओ से, क्योंकि कभी कभार जो है कुछ अगर मान लो कोई नेता का ही फेवरेट हो तो भी डिपेंड, तब भी नहीं बन सकता। नहीं बन सकता सर, क्योंकि एसडीएम का सर जो पद है वो सामान्य प्रशासन से जुड़ा हुआ है। एसडीएम सर आगे चल के विभिन्न विभागों में जा सकते हैं, लेकिन अन्य आप किसी भी अगर सेवा में हो, किसी भी सेवा में हो, आप पीपीएस बन गए, आप डीएसपी बन गए, या वीडियो बन गए, या आप सेल टैक्स में चले गए, आप किसी भी विभाग में चले जाएंगे तो इस बात की पूरी संभावना है कि आप उसी में अपनी सारी सेवा करेंगे। तो वीडियो का सर जो हायरकी है, जो उनका प्रमोशन का
रैंक है वो अलग है, वो डेवलपमेंट से ही जुड़े रहेंगे। एसडीएम्स का अलग है, तो उस लाइन में हम लोग कभी नहीं जा सकते। अच्छा, जैसे कोई अगर स्टूडेंट है, उसने पीसीएस के थ्रू ज्वाइन किया है ना, एसडीएम मान लो उसको मिला, और कोई एक यूपीएससी के थ्रू गया, तो वो भी जो है स्टार्टिंग के फेज में एसडीएम वगैरह बनता है। इन दोनों के बीच में कितना मिनिमम डिफरेंस रहता है कि मतलब एसडीएम और जो है वो यूपीएससी वाला आईएएस, ये आपने बताया 12 से 15 साल मिनिमम रहता है, तो मतलब वो 15 साल लाइफ में पीछे चलेगा जी हमेशा। एक बार जब आईएएस कैडर अलॉट हो गया तो फिर उसका प्रमोशन उसके हिसाब से होगा, तब मतलब फास्ट हो सकता है, लेकिन पहले 15 साल आपको मतलब वो करना पड़ेगा। डिफरेंसेज हैं स्टेट सर्विसेज में और यूपीएससी में। शुरुआत दोनों एसडीएम के रूप में करते हैं। जो यूपीएससी के थ्रू आते हैं उन्हें पदनाम ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दिया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उन्हें अलग दी जाती हैं। और जो यूपी पीसीएस के थ्रू आते हैं वो एसडीएम बन के आते हैं, और एसडीएम के रूप में उनकी लंबी सेवा रहती है। जो आईएएस आते हैं एसडीएम्स के रूप में ज्वाइन करते हैं, या वो एक तरीके से उनका ट्रेनिंग फेज है, उस दौरान वो अन्य पदों पे भी रहते हैं। जैसे सर, जब मेरी पोस्टिंग कल्याणपुर में बीडीओ के रूप में थी, तो यहाँ पे मैं लगभग 3 साल रहा। उस दौरान 3 आईएएस बीडीओ के रूप में पोस्टिंग उनकी रही। उनको चार्ज रहता था, मेन चार्ज पे मैं रहता था, तो उन्हें ट्रेनिंग के रूप में उन्हें भेजा जाता था। सारे डिपार्टमेंट 3-4 महीने उन्हें भेजा जाता था बीडीओ के रूप में, तो वो कुछ दिनों बीडीओ के रूप में भी काम करते हैं, कभी कभी वो तहसीलदार के रूप में भी काम करते हैं, फिर वो अनिवार्य रूप से एसडीएम के रूप में काम करते हैं, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के रूप में काम करते हैं। इसके बाद सर डिफरेंसेस शुरू होते हैं, जो पीसीएस के एसडीएम हैं और जो यूपीएससी के एसडीएम हैं। पीसीएस के एसडीएम से जब आप प्रमोट होते हो, अभी का सर जो समय है लगभग 7 साल का है, 7-8 साल में रफली आप प्रमोट होते हो। उसमें आप सिटी मजिस्ट्रेट बनते हो, देन एडीएम बनते हो, उसमें आपका एक लंबा समय जाता है। उसके बाद आप प्रमोशन पाके सीडीओ बनते हो, फिर एक सर्टेन समय के बाद आप आईएएस कैडर आपको अवार्ड होता है। जब आप यूपीएससी से आते हो तो आप थोड़े समय के लिए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रहते हैं, 1-1.5 साल के लिए। उसके तुरंत बाद सीधी जो पोस्टिंग होती है वो सीडीओ के रूप में होती है, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में। तो वहीं पे वो अंतर क्रिएट हो जाता है। उसके बाद कुछ समय आप चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर रहते हैं, उसके बाद आप कई विकास प्राधिकरण वगैरह में आप बीसी की भूमिका में रहते हैं, उसके बाद आपको कलेक्टर बना दिया जाता है। जबकि जो पीसीएस से आया हुआ है वो 15 साल या जैसा भी समय लगे, उसके बाद उसे आईएएस कैडर अवार्ड होगा। आईएएस कैडर अवार्ड होने के बाद एक बैच उसे आईएएस का अलॉट किया जाएगा। जब उस बैच के लोग डीएम या उसके इक्विवेलेंट पदों पे जाएंगे, तब उसे डीएम बनने का मौका मिलेगा। तो मतलब जो एसडीएम है, मतलब पहले वो 10-12-15 साल की जॉब कर चुका होता है जी, फिर जब वो ट्रांसफर वाला होता है तो वो उस बैच के आईएएस की तरह ट्रीट किया जी, उसी तरह क्रिएट किया जाता है। और सर उसको कुछ ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है कई सारे डिपार्टमेंट्स में। नहीं, वो अलग है सर। जैसे जब आपको आईएएस कैडर अवार्ड होता है, तो जो लवासना है, जो एकेडमी है मसूरी में, जहाँ पे आईएएस को ट्रेन किया जाता है, तो जब आईएएस अवार्ड होता है तो पीसीएस से जब ये आईएएस बनते हैं तो इन्हें भी एक शॉर्ट टर्म की ट्रेनिंग वहाँ पे करनी पड़ती है। आप उस समय 20 साल की सेवा कर चुके होते हो, काफ़ी एज होती है आपकी, कुछ लोग उससे भी ज़्यादा कर चुके होते हैं। उस समय वो वहाँ ट्रेनिंग में भी जाते हैं, वो कोर्स नए बच्चों के साथ में पढ़ाई तो वो करने के बाद वो है सर अंतर। मूवीज में भी सर हम लोग देखते हैं, और ये तो सर प्रॉपर पीसीएस और आईएएस का डिफरेंस है। अगर यही डिफरेंस आप पीपीएस और आईपीएस में देखेंगे तो और बड़ा अंतर है। पीपीएस में तो सर अभी ये हो रहा है कि जो लोग स्टेट में डीएसपी बन गए, कभी कभी वो आईपीएस बन ही नहीं पा रहे और वो रिटायर हो जा रहे हैं। जबकि यहाँ जो डायरेक्ट आईपीएस आ रहे हैं वो 4 साल कुछ नौकरी कर रहे हैं, 4 या 5 साल, तो जिलों में कप्तान बन जा रहे हैं। तो वो अंतर है सरकार सेवाओं में। अच्छा, खैर, लेकिन वीडियो भी जो है कई सारे हजारों लाखों स्टूडेंट के लिए तो सपना ही है सर। एक बड़ी पोस्ट है। वीडियो की सैलरी कितनी होती है अभी? जैसे आपकी स्टार्टिंग कितने से हुई थी और अभी कितनी मिल रही है? सर सैलरी इसमें जो इससे पहले वाला जो पे कमीशन था, उस पे कमीशन ने लेवल बनाए हुए हैं सैलरी के। तो उसमें सर एक लेवल 10 है। लेवल 10 में जो बेसिक पे है वो 56,100 है। और सर जो मज़ेदार चीज़ है वो ये है कि जब एक आईएएस भी स्टार्टिंग करता है, या एक एसडीएम स्टार्टिंग करता है, या एक पीपीएस स्टार्टिंग करता है, या कई अन्य पद भी, तो सभी लोग इसी वेतनमान में और इसी लेवल में शुरुआत करते हैं, लेवल 10 में। बेसिक पे के बाद उसमें डीए है, जैसे डीए अभी 55% हो गया है, वो ऐड होगा। फिर आपका एचआरए है, वो ऐड होगा। इस तरीके की चीज़ें ऐड होके फिर कुछ कटौतियाँ भी हैं। इनकम टैक्स आपकी कटौती होगी, आपका एनपीएस कटौती होगी।
ये कटौतियाँ भी होती हैं। तो इस प्रकार से ग्रॉस सैलरी बनती है। शुरुआत सब लोग उसी लेवल पे करते हैं। किसी भी अगर आप डायरेक्ट भर्ती में आ रहे हैं और कोई विशेष अगर योग्यता वाला पद नहीं है तो मैक्सिमम जो एंट्री है वो इसी लेवल 10 से ही होती है। तो वीडियो भी सर लेवल 10 से एंट्री करता है। कट पिटा के हाथ में कितना आता है? कट पिटा के हाथ में सर अभी तो सेवा भी मेरी काफ़ी हो चुकी, तो लगभग 1 लाख के आसपास। जब स्टार्ट किया था स्टार्ट किया था तब सर पे कमीशन ये उस समय लगा ही था 2016 में ही, तो 56,100 बेसिक थी। डीए वगैरह उस समय ना के बराबर था, तो लगभग वही 60,000 के आसपास। 60 से चालू किया था अभी, और 6 साल में लगभग 1 लाख हो चुकी है। और क्या क्या जो है पक्ष मिलते हैं, क्या फैसिलिटी? इसके अलावा सर वीडियो के साथ में जो अच्छी चीज़ है कि उसे आवास मिल जाता है जहां आप रहते हैं उस ब्लॉक में, सरकारी आवास। सरकारी आवास। तो यहाँ मेरी पोस्टिंग कल्याणपुर ब्लॉक में थी, कानपुर में, उसमें बहुत अच्छा आवास वीडियो को मिला हुआ। कहाँ पे मिलाया था? ये ब्लॉक सर जो कल्याणपुर वाला है वो बिठूर रोड पे है। कल्याणपुर रेलवे स्टेशन के सामने जो बिठूर रोड जा रहा है उसी पे बिल्कुल 50 मीटर की दूरी पे है। काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा ब्लॉक कैंपस है। और उसमें सर जो वीडियो का आवाज़ था वो इतना अच्छा था कि काफ़ी बड़े अधिकारियों के भी आवाज़ वैसे नहीं होते हैं। तो कभी कभी जिले के अधिकारी आते थे मीटिंग करने या किसी और पर्पज़ से ब्लॉक में, तो वो देखते थे, वो कहते थे कि यार बहुत अच्छा आपका आवास है, काफ़ी बड़ा आवास आपको मिल जाता है, आपको लोग मिल जाते हैं हेल्प करने के लिए, आपको अच्छी गाड़ी मिल जाती है। यहाँ पे मेरी पोस्टिंग थी तो साथ में होमगार्ड के जवान वगैरह भी रहते थे, तो उससे हम लोगों को अपनी ड्यूटीज़ करने में थोड़ी सुविधा रहती है। तो ये कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो पद के। तो अभी जैसे आपको गाड़ी मिली हुई है सरकार की तरफ से, ड्राइवर भी मिला हुआ है, गनर भी, जो मतलब वो होमगार्ड मिले ही मान लेते। हाँ, और बाकी जो आपका कैंपस था वहाँ पे जो आपके सबऑर्डिनेट थे वो भी आपके लिए सर्विसेज के लिए अवेलेबल थे। कितने लोग हैं, मतलब कैंपस वगैरह कितने लोग रहे? नहीं सर, उसमें कायदा तो यही कहता कि ज़्यादा लोगों को आपको एंगेज नहीं करना चाहिए, और करते भी नहीं हैं हम लोग। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा लोगों को एंगेज कर लेते हैं, क्योंकि मूल नहीं, फिर भी एक तो रहता होगा ना कि मतलब 5-6 लोग तो लगभग रहते हैं। जैसे ब्लॉक कैंपस में यहाँ पे सर 2 लोग ड्राइवर के रूप में रहते थे। कल्याणपुर की जो मैं स्थित आपको बता रहा हूँ, अलग अलग डिफरेंट भी हो सकती है। 2 लोग लगभग मतलब यहाँ पे घर में हेल्प करने के लिए मिल जाते थे, और 2 लोग सर जो है वो होमगार्ड के जवान आते थे, तो वो भी हम लोगों की हेल्प करते थे सर। जी है, लोग तो है अच्छा खासा। ठीक है सर, मतलब मैन पावर की जैसा सर मैंने बताया कमी नहीं वीडियो के पास। हाँ, मतलब अच्छा खासा आपको स्टाफ मिलता है कि जो भी आपके काम वगैरह हैं उसको करने में कोई तकलीफ ना हो। कोई तकलीफ नहीं होती सर, असिस्ट कर। ये वीडियो जैसे पंचायती राज के सशक्तिकरण में, खासकर यूपी जैसे राज्य में जहाँ नगरीकरण का या फिर अर्बनाइजेशन का स्तर अभी भी काफ़ी कम है, क्या भूमिका निभा सकता है? अभी भी सर जैसे हम देखते हैं यूपी, कितना भी हम लोग कहें कि नगरीकरण हुआ भी है, बड़ा भी है, लेकिन अभी भी यूपी की जो लार्जली जो हमारी पॉपुलेशन है यूपी की, वो गांव में ही निवास करती है। अभी यूपी में 60,000 से ज़्यादा ग्राम पंचायतें हैं। तो अभी कहीं ना कहीं जो फोकस है, और सरकार का भी इस प्रकार की मंशा है कि वो ग्रामीण विकास पे बल दे रही है। तो वीडियो की भूमिका सर उस रूप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। राज्य सरकार की स्कीम्स हों या केंद्र सरकार की स्कीम्स हों जिन्हें ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट करना है, उसमें वीडियो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोगों को लाभ पहुंचाना हो, चाहे उन्हें आवास दे के, चाहे उन्हें पेंशन का लाभ दे के, या अन्य प्रकार की योजनाओं का उन्हें लाभ दे के, मनरेगा योजना के अंतर्गत उन्हें रोजगार दे के, इन सब स्कीम्स में वीडियो की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ग्रामीण विकास की एक तरीके से वो धुरी है। विभिन्न जो स्कीम्स हैं और विभिन्न जो कार्यक्रम हैं उन्हें हम लोग सब ग्रास रूट लेवल तक पहुंचा। जैसे मनरेगा का आपने नाम लिया, मनरेगा अभी भी उतने ही फॉर्म में चल रही है? मनरेगा सर उतने ही फॉर्म में चल रही है। ये है कि चूंकि तकनीकी विकास इधर हुआ है, तो बहुत सारी तकनीकी मनरेगा में भी हम लोग यूज करते हैं। उसमें जो पहले मास्टर रोल निकाले जाते थे वो मैनुअली भरे जाते थे। उसके बाद एक ई मास्टर रोल की परंपरा शुरू हुई। उसके बाद सर हम लोग जो उसमें अटेंडेंस लगा रहे हैं वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुरू हो गई है। हर एक लेबर का डिटेल उसमें रेटिना के थ्रू जाके, ताकि उसमें पारदर्शिता बनी रहे। और ये सरकार की अच्छी पहल है। विशेषकर सर जब ये हमारा कोविड चल रहा था उस समय सर जो बहुत सारे लोग जो शहरी क्षेत्रों से पलायित हो गए थे, उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोगों ने रोजगार प्रोवाइड कराया। और तब हमें पता चला कि मनरेगा योजना कितनी महत्वपूर्ण है। कानपुर में सर उस समय मेरे पास 2 ब्लॉक थे, कल्याणपुर और बिदनू। बहुत सारे लोग थे जो पलायित होकर जो बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में काम कर रहे थे, वो ग्रामीण क्षेत्रों में आ गए। बड़े बड़े उद्योग धंधे सब बंद हो गए। उस समय सर सरकार ने उन्हें मनरेगा के माध्यम से रोजगार प्रदान करवाया। उससे उनकी आजीविका निरंतर चलती रही, परिसंपत्तियों का भी सृजन हुआ। और ग्रामीण क्षेत्रों में चाहे जल स्रोतों का संरक्षण करना हो, चाहे
मिट्टी की गुणवत्ता को मेंटेन बनाए रखना हो, इन सब चीज़ों में मनरेगा योजना सर काफ़ी हेल्पफुल साबित। सोशल मीडिया में जो है मैंने कई बार देखा है मनरेगा योजना का एक अलग ही ट्रोल चलता है कि मनरेगा योजना ये है कि 4 दिन गड्ढा खोदो, फिर 4 दिन उसको भरो, फिर नेक्स्ट 4 दिन खोदो। इसमें मतलब कोई सच्चाई है? कुछ चीज़ें सर हो सकती हैं, लेकिन कोई भी स्कीम हो सर, कुछ चीज़ें उसमें कुछ फ्लॉज उसके रहते हैं, लेकिन लार्जली सर अगर हम देखते हैं, और विशेषकर अभी पिछले कुछ सालों में जितना तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है कि हर एक असेट जो आप क्रिएट कर रहे हैं उसका कार्य शुरू होने से पहले उसकी जियो टैगिंग होगी, कार्य के दौरान उसकी जियो टैगिंग होगी, और कार्य के कंप्लीशन के बाद उसकी जियो टैगिंग होगी। जितने भी लेबर काम कर रहे हैं उनकी दैनिक आधार पे बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी। तो सर जो पॉसिबिलिटीज़ हैं चीज़ों के दुरुपयोग की, वो लगातार कम होती जा रही हैं, और इस तरीके से जो मनरेगा योजना है वो अपने उद्देश्य में लार्जली सर सफल है। मेरे मनरेगा में एक बड़ा स्कैम हुआ था, पूजा सिंघल एक आईएएस हैं, उनका नाम आपने जरूर सुना होगा। नाम सुनिए सर। तो जो है ये करीबन एग्जैक्टली तो नहीं मुझे फिगर याद है, लेकिन अच्छा खासा अमाउंट का जो है करप्शन के चार्जेस हैं, उन पे आरोप है। तो ये मतलब इतना बड़े लेवल पे स्कैम हो गया आईएएस का, और जो है किस तरह से ये हो गया फिर ये? शुरुआत में सर जब ये स्कीम लागू की गई तो इसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग लगभग नहीं के बराबर था। जो पेमेंट्स भी होते थे वो कैश में किए जाते थे, कैश में पेमेंट होते थे, और इंडिविजुअल को ना करके बल्क में उसका ट्रांसफ़र किया जाता था। इस तरीके की मॉनिटरिंग नहीं थी कि हम लोग देख पाएँ कि क्या एसेट क्रिएट हो रही है, क्या काम चल रहा है। जियो टैगिंग की व्यवस्था नहीं थी, वो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी। तो उस समय सर ये पॉसिबल था कि कहीं न कहीं उसका दुरुपयोग हो सके। लेकिन अभी का जो हम लोग समय देख रहे हैं उसमें सर इतनी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की जा रही है, मुझे तो लगता है कि सर जो जितनी भी सरकारी स्कीम्स हैं उसमें मनरेगा एक ऐसी योजना है जिसकी जो मॉनिटरिंग है वो सबसे टेक्निकल लेवल पे और सबसे हाईएस्ट लेवल पे हो रही है। शुरुआत में संभव था, लेकिन अब चीज़ें काफ़ी हद तक सही हैं। अच्छा, जैसे आपकी जो मेन जो आपका प्रोफेशनल जो काम है वो योजनाओं को बाकायदा इम्प्लीमेंट करना है, अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है, तो ये सब लागू करने में कौन कौन सी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है? समस्याएं इसमें सर कई प्रकार की आती हैं। वीडियो का पथ जो है वो पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव है। जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें जो मध्य स्तर की पंचायत है, क्षेत्र पंचायत, उसका वीडियो सचिव है, और उसका जो अध्यक्ष है वो ब्लॉक प्रमुख है। ब्लॉक प्रमुख स्थानीय व्यक्ति होता है, पॉलिटिकली पावरफुल होता है। इसके अलावा भी सर ग्राम प्रधान जुड़े हुए हैं, बीडीसी मेंबर्स जुड़े हुए हैं, स्थानीय माननीय विधायकगण जुड़े हुए हैं। तो कई पॉलिटिकल उसके एंगल्स हैं, पॉलिटिकल इंटरफेयर है कई प्रकार का। उन चीज़ों से वीडियो को कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दूसरा सर, जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि वीडियो के पास कोई मजिस्ट्रेट पावर नहीं है, या जिसे कहते हैं कि एक रौला या भौकाल, उस टाइप की चीज़ें नहीं हैं। इसलिए कई बार वीडियो को इस स्कीम्स को एग्जीक्यूट करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सपोज करिए सर कोई काम आप किसी गांव में करवाना चाह रहे हैं, निश्चित रूप से हर गांव में कुछ पार्टीज रहती हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो उसका विरोध करेंगे कि भाई इसमें हमारी जगह है, या ये काम ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। इस तरीके की समस्याएं वीडियो को अक्सर सर फेस करनी पड़ती हैं। जब मेरी पोस्टिंग यहाँ कानपुर में थी, ये चूँकि सर शहरी क्षेत्र है, काफ़ी जगह ज़मीन की काफ़ी वैल्यू है यहाँ पे, उस समय सरकार कई स्कीम्स लेके आई। उसमें एक स्कीम थी कि हर गांव में हमें कम्युनिटी टॉयलेट बनवाने थे, उसके लिए हम लोगों को जगह चाहिए थी। अब सर जो समस्या मैं फेस कर रहा था कि जहाँ भी बनवाना शुरू करो, कोई न कोई उसमें आ जाता था बड़ा बिल्डर की यहाँ तो हमारी ज़मीन है या सामने मेरी ज़मीन है। फिर कई उसमें कानूनी अड़चनें आ जाती थी, कई प्रकार का पॉलिटिकल दबाव आ जाता था। तो इस तरीके की समस्याओं से वीडियो को रूबरू होना पड़ता है। गांव में चूँकि पॉलिटिक्स बहुत प्रभावी है, जो प्रधान बनता है उसके एंटी पार्टी वाले लोग होते हैं, वो कई प्रकार की शिकवा शिकायतें करते हैं। इस तरीके की समस्याओं से वीडियो को गुजरना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे अनुभव के साथ हम लोग सीख जाते हैं कि कैसे समस्याओं को दूर करके और अपने जो योजनाएं हैं उन्हें लागू किया जाए। लार्जली सर हम लोग उसमें सफल भी होते हैं। अच्छा, जैसे राज्य की जो सरकारें हैं, चाहे यूपी की हों, किसी स्टेट की हों, अपने पंचायती राज को अभी भी जो कई सारी शक्तियां हैं उनका जो हस्तांतरण है, यानी कि जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर और जो फाइनेंस है ये ग्राम पंचायत को, ये अभी भी
इफेक्टिवली नहीं कर पाई पूरी तरह से, क्या रीज़न है इसका? उसमें कुछ तो सर जैसे विल पावर की भी कमी मान सकते हैं, कुछ अवेयरनेस की भी कमी है। सरकार को कई बार ऐसा भी लगता है कि जो जनप्रतिनिधि बन रहे हैं वो उतने कैपेबल या उतने ट्रेंड नहीं है कि वो संसाधनों का सही से उपयोग कर पाएँ। दूसरा सर जो उसकी एक मूल कॉन्सेप्ट थी कि हर स्तर की पंचायतें कुछ अपने रिसोर्स जनरेट करेंगी, ये उसकी मूल कॉन्सेप्ट थी। उसकी हमें यहाँ पे कमी दिखती है। ग्राम पंचायतों में पोटेंशियल है, शहरी क्षेत्र से लगी हुई ग्राम पंचायतें हैं, कुछ ग्राम पंचायतों ने काफ़ी अच्छा उस पर काम किया है, किसी ने कुछ मार्केट बनवा दिया, किसी ने कुछ और कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ बना ली। लेकिन जो अधिकतर ग्राम पंचायतें हैं वो अपने खुद के रिसोर्स जनरेट नहीं कर पा रही। ये ग्राम पंचायतों के स्तर पे भी समस्या है, क्षेत्र पंचायत पे भी है और जिला पंचायत पे भी है। तो कहीं ना कहीं जो पंचायतें हैं उन्हें डिपेंड रहना पड़ रहा है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अनुदानों पे। और जब सरकार या कोई भी एजेंसी आपको ग्रांट देती है, अनुदान के रूप में पैसा देती है, तो वो साथ में अपनी टर्म्स कंडीशन भी अप्लाई करती है कि उसका प्रयोग आपको इन कंडीशंस के साथ में करना है। तो उससे जो कहीं ना कहीं पंचायतों की फ्रीडम है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है कि चूंकि पैसा जो रिसोर्सेज हैं वो आपके अपने नहीं है, वो आपको अनुदान के रूप में मिले हुए हैं। अनुदान के रूप में मिले हुए हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन है जिनके अनुसार आपको उन्हें एक्सिक्यूट करना है। दूसरा, सरकारों को ये डर लगता है कि जो जनप्रतिनिधि हैं कहीं न कहीं वो उतने वेल एजुकेटेड या वेल ट्रेंड नहीं है, तो इस बात की पॉसिबिलिटी रहती है कि हो सकता है कि वो उसका सदुपयोग ना कर पाएँ। इस वजह से भी उनमें जो ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेयर है पंचायती राज्यों में वो अभी भी बना हुआ है। हालांकि चीज़ें सब धीरे धीरे कम हो रही हैं और आने वाले समय में हम लोग देखेंगे कि जो सभी स्तर की जो पंचायतें हैं वो काफ़ी हद तक ऑटोनोमस होकर काम करेंगी। एक अधिकारी का तौर पर आपको क्या लगता है स्थानीय जो सुशासन होता है उसको मजबूत करने के लिए और क्या करना होगा? क्या जो नीतियां बनी हुई है उनको सख्ती से अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो उससे कई सारे जो ग्राउंड ब्रेकिंग स्ट्रक्चरल चेंजेस मतलब उसमें और भी रिक्वायर्ड है कि सिर्फ उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कर दो तो ही ठीक हो जाएगा सब कुछ? सब मेरी समझ है कि जो नीतियाँ बनी हुई हैं या जो एक्ट हैं वो खुद में पर्याप्त हैं और समय समय पे जब ज़रूरत होती है तो उनमें अमेंडमेंट भी होते रहते हैं। बस जो समस्या है, जो दिक्कत है वो ये है कि उसके बारे में लोगों को जानकारी बहुत कम है, लोगों में अवेयरनेस की कमी है, वो अपने दायित्व और अपने अधिकार समझते नहीं हैं। अक्सर मतलब ऐसा देखा जाता है। कई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी इसके लिए आयोजित किए जाते हैं, हर स्तर पे किए जाते हैं, ब्लॉक स्तर पे, जनपद स्तर पे, मंडल स्तर पे और प्रदेश स्तर पे भी, जिसमें समय समय पे जनप्रतिनिधि भाग लेते रहते हैं। लेकिन कई बार वो उतने गंभीर होके उसमें भाग नहीं लेते हैं, जो चीज़ें उन्हें बताई जाती हैं उन्हें गंभीरता से वो नहीं लेते हैं। इस वजह से जो अधिकार हैं, जो दायित्व हैं, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। इस वजह से उनका एम्पावरमेंट कंपैरेटिवली कम हो पाता है और इस वजह से वो चीज़ें उतनी प्रभावी नहीं हो पाती हैं। अच्छा, जैसे आपने एक अभी बीच में जो ब्लॉक प्रमुख का हम लोगों का डिस्कशन हो रहा था, तो ब्लॉक प्रमुख तो एक पॉलिटिकल पोस्ट है, आप जैसे बीडीओ हो, तो मैंने कई बार ऐसा जो है न्यूज़ वगैरह में और भी कई जगह सुना है, थोड़ा सा टसल हमेशा रहता है। किस चीज़ का टसल रहता है? वो सर इसलिए है या थोड़ा सा अंतर्विरोध इसलिए है कि ब्लॉक प्रमुख पॉलिटिकल पद है, स्थानीय व्यक्ति है वो, उससे अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं लोगों की डायरेक्टली और उनका जो फोकस है वो रूल्स रेगुलेशंस पे कंपैरेटिवली कम है। उन्हें रूल्स रेगुलेशन की जानकारी भी कम है और उन पे फोकस भी उनका कम है। जबकि जो बीडीओ का पद है वो एक स्थायी पद है, सेवा में आपको आगे जाना है, आपको जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उन्हें पूरी तरीके से फॉलो करना है। लेकिन जो जनप्रतिनिधि का पद है, जो बीडीओ जो प्रमुख का पद है, वो जन अपेक्षाओं से जुड़ा हुआ है। जब प्रमुख जी के पास लोग आते हैं कि हमें फला योजना का लाभ दिलवा दो, तो प्रमुख जी की ये मजबूरी हो जाती है कि वो बीडीओ से कहेंगे कि हमारे जानने वाले हैं, हमारे खास हैं, इन्हें इस योजना का लाभ दिलवा दीजिए। लेकिन बीडीओ को सर उसमें ये देखना पड़ता है कि उसकी टेक्निकलिटीज क्या है, कि वो तरीका क्या है, वो एलिजिबल है कि नहीं है। वो लोग चीज़ों को छुपाते भी हैं, अक्सर सिफारिश लेके वही लोग जाते हैं जो पात्र नहीं होते हैं। तो इस वजह से एक थोड़ा सा अंतर्विरोध जो है वो प्रमुख और बीडीओ के रूप के बीच में आता है। शुरुआत में जब आप इमेच्योर होते हो, जब आप नौकरी की शुरुआत करते हो, तब इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा देखने को आती हैं। आज सर जब मुझे काफ़ी अनुभव हो चुका है, तब मैं ये महसूस करता हूँ कि
जो प्रमुख का पद है वो बहुत महत्वपूर्ण भी है। उसी के माध्यम से हमें जन अपेक्षाओं के बारे में जानकारी मिलती है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है, कौन लोग ज़रूरतमंद हैं, कहाँ पे क्या समस्याएं हैं। स्थानीय समस्याओं के निराकरण में भी कई बार हमारे माननीय प्रमुख जी बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं, तो वो चीज़ें फिर पॉजिटिव भी हो जाती हैं। एक वीडियो के रूप में आप नई जगह पदस्थ होते हो, आपको वहाँ का एटमॉस्फेयर पता नहीं है। जैसे मैं गोरखपुर चला गया, गोरखपुर में पहली बार गया लाइफ में। अब मुझे चीज़ें नहीं पता थी कि वहाँ पे क्या सोसाइटी है, किस तरीके की नीड्स हैं, किस तरीके की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो वो चीज़ें हमें जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ही पता चलती हैं। अगर हम लोग एक अच्छे संबंध बनाते हैं, पॉजिटिवली चीज़ों को देखते हैं, तो कई बार बहुत अच्छा रिश्ता भी रहता है प्रमुख और वीडियो के रूप में। कल्याणपुर जब मैं पोस्टेड रहा तो हमारे जो माननीय प्रमुख जी रहे उनसे मेरे बड़े अच्छे रिलेशन रहे। आज भी हम लोग समय समय पे बात करते हैं। नहीं, लेकिन कई बार जैसे आपने बताया कि वो लोग ज़बरदस्ती एक प्रेशर क्रिएट करते हैं कि भाई अगर ये पात्र नहीं फिर भी दे दो। ऐसी कंडीशन में फिर क्या करते हैं आप लोग? ऐसी कंडीशन में मुझे तो लगता है कि पहले सर जो भी व्यक्ति है, जो भी अधिकारी, चाहे वो किसी पद पे हो, वीडियो हो या किसी अन्य पद पे हो, उसे सर अपने पद की गरिमा बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्वार्थवश, भयवश चीज़ों को गलत करेंगे, एक चीज़ को आप गलत करेंगे तो आपसे अपेक्षा बढ़ेगी कि आप 10 चीज़ों को और गलत करिए। लेकिन अगर आप ऐसी इमेज बनाते हो कि नहीं भाई वीडियो साहब ऐसे हैं जो नियमानुसार काम करते हैं, अगर आपने ऐसी इमेज बना ली तो वो इमेज आपके साथ जाती है। जैसे सर मैं जहाँ भी जाता हूँ, वो लोग आपस में बात करके पहले से उन्हें पता है कि वीडियो साहब किसी गलत चीज़ का दबाव नहीं मानेंगे। तो ये इमेज पहले से ही माननीय प्रमुख हों या और जो हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि उन्हें पता होती है, तो वो एक दो बार सिफारिश तो करते हैं। सिफारिश करना उनकी मजबूरी है क्योंकि वो लोगों से जुड़े हुए हैं, तो वो सिफारिश तो करते हैं लेकिन वो दबाव बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। इसमें कुछ जो फेलियर्स होता है वो हमारी अपनी कमियां हैं। अगर मान लीजिए कोई वीडियो ऐसा है जो स्वार्थवश या भयवश किसी एक गलत व्यक्ति को आपने कोई लाभ दे दिया, तो आपसे 10 लोग और अपेक्षा करेंगे, फिर वो साइकिल चलती फिर वो साइकिल चलता रहेगा। वो एक अनवरत प्रक्रिया है। फिर आप जहाँ जाएंगे आपकी इमेज वही बनेगी कि भाई वीडियो साहब तो मैनेजेबल हैं, इन्हें तो जैसे चाहे वैसे मैनेज कर लो। लेकिन अगर आप एक ऐसी इमेज बनाते हो, अपनी ऐसी छवि बनाते हो कि नहीं भाई वीडियो साहब जो है वो फेयर काम करेंगे, बल्कि इसकी भी ज़रूरत नहीं है। सर जैसे मेरे बारे में एक इमेज है कि अगर कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति आता है तो कहीं से कोई सिफारिश करवाने की आपको ज़रूरत नहीं। अगर आप पात्र हैं तो उसका लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा योजना का। तो वो व्यक्ति पे निर्भर करता है कि वो किस प्रकार की अपनी इमेज बनाता है। तो मतलब जरूरी ये है कि ब्लॉक प्रमुख से व्यवहार रहे या ना रहे, लेकिन वीडियो को काम नियमानुसार ही करना चाहिए। एक्चुअली व्यवहार भी सर जरूरी है। व्यवहार अच्छा, चूँकि आप एक ही लेवल पे काम कर रहे हैं, एक ही संस्था में काम कर रहे हैं, वो क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष हैं, आप सचिव हैं, तो व्यवहार और कम्युनिकेशन बनाना तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे भी प्राइमरी ये है कि जो रूल्स रेगुलेशन है उन पे आपको फोकस होना चाहिए। रूल फॉलो होना रूल जरूर फॉलो होना चाहिए और थोड़े समय के बाद आपकी इमेज भी ऐसी बन जाती है कि फिर लोग उनसे हट के आपसे सिफारिश नहीं करेंगे अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं। क्या ग्राम पंचायत संस्थाओं को उचित रूप से वित्त पोषित यानी कि फाइनेंस वगैरह मिलता जा रहा है कि फाइनेंस की हमेशा कमी रहती है? नहीं सर, जो ग्राम पंचायतें हैं उनके लिए पर्याप्त मात्रा में वित्त उपलब्ध है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद से 14वें वित्त आयोग से भी ग्राम पंचायतों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं। उन संसाधनों का अगर वो सदुपयोग करते हैं तो कई ग्राम पंचायतों ने लैंडमार्क बनाए हैं डेवलपमेंट के। कई ग्राम पंचायतें तो सर जैसे यहाँ पे जब मेरी पोस्टिंग अटमादपुर में थी तो वहाँ पे एक आहरण ग्राम पंचायत थी। उन्होंने अपने रिसोर्सेज जनरेट किए। अपने रिसोर्स जनरेट करने के बाद उन्होंने अपना डेवलपमेंट प्लान तैयार किया कि हम ये चीज़ें चाहते हैं, तो सरकार ने उन्हें फाइनेंस किया। और अविश्वसनीय है सर कि एक ग्राम पंचायत को, एक अकेली ग्राम पंचायत को सरकार ने डेवलपमेंट फंड के रूप में तकरीबन 25 करोड़ रुपया दिया है। तो रिसोर्सेज की कहीं कमी नहीं है, बस ये है कि आपके पास अच्छी योजनाएं होना चाहिए, योजनाओं को आप अच्छे से इम्प्लीमेंट करें। ग्रामीण क्षेत्रों की राजनीति अधिक जटिल होती है या नगरीय क्षेत्रों की? सर मुझे जो महसूस होता है ग्रामीण क्षेत्रों की राजनीति ज़्यादा जटिल है। ग्रामीण क्षेत्र में लोग राजनीति से बहुत इमोशनली जुड़े हुए हैं और वो उनके प्रेस्टीज का विषय है। ग्रामीण क्षेत्र में चाहे मैं जॉब में हूँ, मैं बेसिकली भी ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ पे जो चर्चा के विषय हैं वो हमेशा राजनीतिक ही होते हैं। आप कभी भी बैठिए गांव में तो उनकी जो चर्चा होती है वो अधिकतर राजनीतिक विषयों पे होती है। शहरी क्षेत्रों में लोग व्यवसाय से भी, खेल कूद से भी, अन्य चीज़ों पे भी काफ़ी चर्चा करते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में लोग राजनीति से बहुत जुड़े हुए हैं
और जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनमें वो अपना प्रतिनिधित्व को लेके बहुत अधिक वो प्रयासरत रहते हैं। अभी अगली साल पंचायती राज के चुनाव होने हैं, तो अभी से लोग बहुत इफेक्टिवली उनमें लग गए हैं। तो मेरी समझ में सर ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीति का इंटरफेयर ज़्यादा है। यही इसी से एक जुड़ता हुआ एक काउंटर है कि एक अधिकारी जो अपने पद द्वारा प्रदत्त कर्तव्यों के कारण पंचायती राज से इतनी गहराई से जुड़ा हुआ होता है, जैसे आपका पद, ग्रामीण क्षेत्रों की जो ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होती है, इससे अपने आप को न्यूट्रल कैसे रखता है? आप कैसे रखते हो न्यूट्रल? सर उसमें आदर्श भी वही है कि जो सरकारी सेवा में, चाहे आप किसी भी सरकारी सेवा में जुड़े हुए हों, तो पॉलिटिकली आपको न्यूट्रल रहना चाहिए और व्यवहार में वो चीज़ें दिखनी भी चाहिए। आपको जो दायित्व दिए गए हैं वो किसी वर्ग विशेष को लाभ नहीं पहुंचाना है। बेनिफिशरीज हैं जो सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से आते हैं, उनको आपको लाभ पहुंचाना है। वो किसी जात विशेष के नहीं हैं, वो किसी धर्म संप्रदाय विशेष के लोग नहीं हैं, वो नीडी पर्सन्स हैं, वो एलिजिबल पर्सन्स हैं। तो बीडीओ का ये दायित्व भी है कि वो लार्जली पॉलिटिकली न्यूट्रल होके सही व्यक्तियों की, सही लाभार्थियों की पहचान करे और उन तक सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ पहुंचाए। हम लोग प्रयास भी वही करते हैं। ये ज़रूर है कि सर जो भी सरकार होती है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में होती है, उससे जुड़े हुए लोग सिफारिशें ज़्यादा करते हैं, ये स्वाभाविक है। लेकिन कभी भी हम लोगों पे ये प्रेशर नहीं रहता कि आप किसी गलत सिफारिश को माने, तो आप उसके बाद दिखवाइए। अगर वो व्यक्ति वाकई में ज़रूरतमंद है तो आप उसे लाभ पहुंचाइए। इस प्रकार से आप पॉलिटिकली न्यूट्रल रह सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे क्या आप पंचायत क्षेत्र के जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, जैसे ग्राम पंचायत हो गए, जिला प्रमुख हो गए, इनसे, जैसे आपने बताया कि एक तो जो है आपको कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा, तो कम्युनिकेशन ज़्यादा जो है रहता है कि हमेशा कॉन्फ्लिक्ट वाली स्थिति आई जाती, चाहे आप जितना भी कोशिश करो? कॉन्फ्लिक्ट वाली स्थिति सर मेरे साथ में विशेषकर जो मेरा अनुभव रहा है कम ही आती है। ये चूँकि सब जो सिस्टम बनाया गया है, हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहाँ पे जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनका अपना जो प्रोटोकॉल है या जो उनका अपना ओहदा है वो नेचुरली बड़ा बनाया गया है। तो रिस्पेक्ट वो डिजर्व भी करते हैं। सिस्टम भी ये कहता है कि आप उनका रिस्पेक्ट करिए, चाहे वो जिस पद पे हो, वो सम्मानित ग्राम प्रधान हो या माननीय प्रमुख जी हों या माननीय विधायकगण हों, आप सभी से रिस्पेक्टफुल्ली बात करिए। आप उनकी बात को पेशेंस के साथ सुनिए। जो भी वो रिकमेंडेशन कर रहे हैं, उनके साथ में समस्या है कि जो भी व्यक्ति उनके पास जाएगा उसकी सिफारिश वो निश्चित रूप से करेंगे। उसके बाद आप उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करिए अपने स्तर पे कि जो सिफारिश उन्होंने की है वो किस लेवल तक सही है, और जिस लेवल तक वो सही नहीं है तो आप पूरी विनम्रता के साथ उन्हें बता दीजिएगा कि माननीय जी इस कारण से ये काम इतना संभव है या इतना संभव नहीं है। तो जनरली वो लोग मान भी जाते हैं। एक दो कभी कुछ माइनर कन्फ्लिक्ट की स्थिति क्रिएट होती है तो हम लोग आपस में मिल बैठ के उन चीज़ों को भी सॉर्ट आउट कर लेती है। क्या सरकारी अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों की जनता की जो अशिक्षितता है और अनभिज्ञता है उसका लाभ उठाते हैं? लाभ सर ये मानव की प्रवृत्ति है कि अगर सामने वाला जो व्यक्ति है अगर वो अपने अधिकारों के बारे में जागरूक नहीं है तो कई लोग हो सकते हैं जो उस चीज़ का लाभ उठाने का प्रयास करते हों। सिस्टम में भी ऐसे लोग रहते ही होंगे निश्चित रूप से। लेकिन सर मेरा प्रयास ये रहता है कि जो भी व्यक्ति मेरे सामने आया, एक इंडिविजुअल के रूप में या एक ग्रुप के रूप में, मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि पहले उसे चीज़ों के बारे में आसान भाषा में ब्रीफ किया जाए कि वो स्कीम क्या है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो आपका अधिकार है। मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं कोई आप पे कृपा नहीं कर रहा हूँ, वो आपका अधिकार है, मैं केवल एक माध्यम हूँ। सरकार ने उन योजनाओं को, उन स्कीम्स को आपके पास पहुँचाने का दायित्व मुझे दिया है, तो अगर वो आप तक पहुँच रही हैं तो ये आपका अधिकार है। ऐसा नहीं कि मैं आप पे कोई कृपा कर रहा हूँ। और मैं व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल भी सर प्रयास नहीं करता हूँ, बल्कि मैं उन्हें अवेयर करने की कोशिश करता हूँ। कई बड़े कार्यक्रमों में, कई बड़ी मीटिंग्स में मैं विभिन्न जो सरकारी योजनाएं हैं उनके बारे में बताता हूं, उनकी जो पात्रता की शर्तें हैं मैं उनके बारे में बताता हूं। मैं फोर्सफुली इस बात को ज़रूर कहता हूं कि जिस योजना के लिए आप पात्र हैं उसके लिए किसी के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं, सरकारी सिस्टम खुद आपके पास आएगा। सरकार आपके द्वार वाली जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप पात्र हैं तो आपको जाके उस योजना का लाभ मिलेगा ही मिलेगा। लोग अनअवेयर होते हैं तो कुछ बीच के लोग उसका लाभ उठाने का प्रयास करते हैं, कुछ मायनों में वो उठा भी लेते हैं। वो लोगों को दिग्भ्रमित करके कि हम आपको फलानी स्कीम का लाभ दिलवा देंगे, हम आपको आवास दिलवा देंगे, हम आपको पेंशन दिलवा देंगे, हम आपको ट्राईसाइकिल दिलवा देंगे, इस प्रकार के लोग प्रयास करते हैं। लेकिन सर पब्लिकली लोगों को अवेयर करके मैं ये कोशिश करता हूँ कि इन चीज़ों को मिनिमाइज किया।
लेकिन आपने जैसे बताया सिस्टम एक्चुअली तो सुनने के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप आम धारणा देखें तो आम धारणा ये है कि अगर सरकार की कोई स्कीम है और वो आपको जो है मान लीजिए आप उसके लिए एलिजिबल भी हैं, तो भी पैसा तो खिलाना पड़ता है अधिकारियों को। ये सर चीज़ें इतना मतलब सपाट रूप में नहीं कही जा सकती हैं। कुछ ऐसे उदाहरण आ सकते हैं सामने, मैं मान सकता हूँ सर, लेकिन फिर भी हमारा सिस्टम काफ़ी हद तक सरफेयर हुआ है। कई उसमें चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ है, डीबीटी का प्रयोग कर रहे हैं। अब चूंकि उसमें जो ह्यूमन इंटरवेंशन है उसे जीरो बनाने की कोशिश की गई है। जैसे सर सपोज किसी व्यक्ति को हमें आवास की योजना का लाभ देना है, कोई तरीका नहीं है, वो पैसा सीधे सेंट्रल फंड से उस व्यक्ति के खाते में जाएगा। तो चाहे आप बीडीओ हो, चाहे आप प्रधान हो, चाहे आप सचिव हो, या आप किसी अन्य पद पे हो, आपका वहाँ पे जो इंटरफेयर है, आपका जो कनेक्शन है, वो सरकार ने हटा दिया है। वो सीधा गवर्नमेंट टू पीपल वो पहुँच रहा है, सीधे बेनिफिशरी के अकाउंट में पहुँच रहा है। तो इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती जा रही है, कम हुई है कि उन चीज़ों का दुरुपयोग हो सके। फिर भी कुछ परसेंट में, 2-4% में मैं ऐसा मान सकता हूँ सर। अपने स्तर पे मैं प्रयास करता हूँ कि ये चीज़ें ना हों, ये चीज़ें मिनिमम में जरूर पे। नहीं, लेकिन जैसे आपने बोला कि भाई डीबीटी आ रहा है जी लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ सोशल मीडिया में जो लोग बातचीत करा करते हैं करप्शन पे, भ्रष्टाचार का लिए लोगों की एक राय है कि भ्रष्टाचार तो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और जो डिजिटलीकरण हो रहा है इससे भी हाँ कई सारी चीज़ों में जो है ज़रूर लोग एम्पावर हुए हैं, लेकिन कई सारे पेच ऐसे अभी भी है कि भाई अगर आपको मतलब आपने जैसे बताया कि भाई सरकार जो है डीबीटी कर रही है तो लोग बाकायदा इस पर डिस्कस करते हैं। मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये सोशल मीडिया का क्वेश्चन है कि आप अगर जो है डीबीटी वो अकाउंट में आएगा ही नहीं जब तक आप उस अधिकारी को दोगे नहीं कुछ अंडरग्राउंड अंडर टेबल मतलब। उसका सर जो समाधान है और जिस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं वो है भाई कि जो ह्यूमन इंटरवेंशन है उस चीज़ को मिनिमम किया जाए। जैसे सर मैं एक एग्जांपल इसमें ज़रूर देना चाहूँगा। जब से मैं इस सेवा में आया तब से प्रधानमंत्री आवास के लिए विभिन्न प्रकार के सर्वे हुए। जब इनिशियली प्रधानमंत्री आवास दिए गए तो उसके लिए जो पहले से निर्धारित बीपीएल सूची थी उन लोगों को दिए गए। उस सूची में कई प्रकार की कमियां थी, तो उसमें ये गुंजाइश थी कि कोई व्यक्ति किसी को पात्र या अपात्र कर सके। इसके बाद एक सर्वे किया गया 2018-19 के आसपास, जिसमें थर्ड पार्टी के पर्सन्स को इन्वॉल्व किया गया, प्राइवेट पर्सन्स को, कि हम किसी जनप्रतिनिधि को या सरकारी कर्मचारी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, हम प्राइवेट पर्सन से वो सर्वे कराएंगे। वो सर्वे कराया गया, उसमें भी 2-4% चीज़ें इस प्रकार की मिली कि कोई अपात्र व्यक्ति उसमें शामिल हो गया। लेकिन अभी सर जो सरकार ने जो सुविधा दी है और जिस पे काम किया गया है, जिसका खूब प्रचार प्रसार किया गया है कि हर व्यक्ति अपना सर्वे खुद कर सकता है। जैसे कोई मेरे पास फ़ोन करता है, वो कहता है कि सर प्रधान जी मेरा नाम उस योजना में शामिल नहीं कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ प्रधान जी की उसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। सरकार ने आपको ये सुविधा दी है, हर व्यक्ति के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, आप अपना मोबाइल लीजिए, एक उसका वीडियो बना हुआ है, वो वीडियो मैंने आपको भेज दिया, उससे आप देख लीजिएगा। उससे करके बहुत सिंपल सी प्रक्रिया से आप अपना सर्वे मौके पे रह के आपने खुद कर लिया। ना उसमें प्रधान जी इन्वॉल्व है, ना उसमें वीडियो इन्वॉल्व है। आपने अपना सर्वे खुद कर लिया, आपका नाम सूची में शामिल हो गया। जब आपको आवास मिला तो सीधा गवर्नमेंट से पैसा आपको पहुंचा। तो बीच की जितनी भी कड़ी है, चाहे वो वीडियो हो, ग्राम प्रधान हो, सचिव हो, जो भी व्यक्ति हो, सरकार ने सबको हटा दिया। सरकार की मंशा भी थी कि हम गवर्नमेंट से सीधा व्यक्ति को लाभ पहुँचाएंगे। वो इसमें लार्जली सफल भी रही है, सफल हो भी रही है। मनरेगा योजना का भी मैंने उदाहरण दिया कि किस प्रकार से एक एक व्यक्ति की डिजिटल अटेंडेंस वहाँ पे हो रही है। तो इस प्रकार से उस चीज़ को, उस करप्शन को, उस मीडिएशन को काफ़ी हद तक जीरो करने का प्रयास किया जा रहा है। और ब्लॉक स्तर पे सर जो मैं देख रहा हूँ कि चीज़ें काफ़ी हद तक फेयर हुई है। लेकिन जो है लोगों की अभी भी राय वही है, प्रचार प्रसार जैसे आपने बोला कि प्रचार प्रसार तो बहुत हो रहा है काम का, लेकिन काम उतना नहीं हो रहा है। इस पे आपकी क्या राय है? काम सर होता है, ये चूंकि वही है कि जो कमी रह जाती है कि लोगों को हम अवेयर कम कर पा रहे हैं या उन्हें अपने अधिकारों की कमी है। तो कई बार लोग ये धारणा बना के रखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में कि जब तक हम किसी से मिलेंगे नहीं तब तक हमें लाभ नहीं मिलेगा। जैसे मेरे पास लोग आते हैं कि वो साहब प्रधान जी हमारे एंटी थे तो उन्होंने हमें आवास नहीं मिलने दिया या उन्होंने हमें फला योजना का लाभ नहीं मिलने दिया। तो फिर मैं उसमें वही समझाने का उन्हें प्रयास करता हूँ कि बीच के लोगों की भूमिका उसमें है ही नहीं। जैसे आपने बोला प्रधान जी एंटी थे, तो अगर मान लो प्रधान जी एंटी हैं
तो अगर किसी की मतलब कोई भी इंसान उसके लिए एलिजिबल है और प्रधान उसके एंटी है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसे यही समझाने की ज़रूरत है, जो सर मैं प्रयास भी करता हूँ, कि आपने केवल एक ऐसी धारणा बना ली है कि प्रधान जी कोई चीज़ आपको दे रहे हैं। प्रधान जी ने भी हो सकता है नीचे यही प्रचार किया हो कि मेरी वजह से आपको वो लाभ मिल रहा है, जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं है। मैं उनके सामने ऐसे उदाहरण पेश करता हूँ। मैं बताता हूँ कि मेरी पोस्टिंग कानपुर में बिजनौर ब्लॉक में थी। वहाँ 2 लोग ऐसे थे जो मेरे रिलेटिव थे, लेकिन चूंकि वो उस पात्रता की श्रेणी में नहीं आते थे, तो उन्हें कोई लाभ नहीं मिला, उन्हें आवास का लाभ नहीं मिला। तो मैं उन्हें बताता हूं कि जब बीडीओ के रिलेटिव को पात्र ना होने पे अगर किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तो जाहिर तौर पे प्रधान आपके चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, अगर आप पात्र हैं तो आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। मतलब अवेयर रहे वो। अवेयर रहे। लेकिन सर जो समस्या ये है कि चूंकि एक ब्लॉक की जनसंख्या 2-3 लाख है, मैं बहुत प्रयास करूंगा तो मैं सभी लोगों तक नहीं पहुंच सकता। तो ये पॉसिबल है कि कुछ लोगों के पास वो जानकारी ना रहती हो जिसका लाभ फिर मीडिएटर्स उठाते हो। इस बात की एक छोटी सी आशंका। तो आप लोग ये क्यों नहीं ज्यादा प्रयास करते हैं कि अवेयरनेस को बढ़ाया जाए? हम लोग काफी सर प्रयास करते हैं ब्लॉक स्तर कैसे? ब्लॉक स्तर पे जैसे सर हम लोग समय समय पे बुलाते हैं लोगों को। अच्छा। बुला के मैं पूरी तरह से उन्हें समझाता भी हूँ। मैं उन्हें बहुत क्लियरली बताता हूँ कि जो भी योजनाएं, जो भी लाभ आप लोगों को मिल रहे हैं, वो सरकार आपको दे रही है। उसमें ना मेरी कोई भूमिका है, ना उसमें किसी और व्यक्ति की कोई भूमिका है। वो जनता का ही पैसा है, जनता का पैसा ऊपर लगता लगता है, है। आपने टैक्स दिया, आपके रिसोर्सेज हैं, आप तक जा रहा है। और मैं उन्हें ये भी बताता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है तो आप सीधे मुझसे संपर्क करिएगा और कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं। उन चीज़ों का प्रभाव भी पड़ता है। फिर भी मैं सर ये दावा नहीं कर सकता कि हम लोग 100% लोगों तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे ये कई आजकल मैंने देखा है, आपने भी ज़रूर देखा होगा सोशल मीडिया पे, कई सारे अधिकारी जो है बड़ा बदतमीजी से जनता से बात करते हैं। अगर वैसे देखा जाए तो सिविल सर्वेंट, आप लोग जो सिविल सर्विसेज वाले हैं भाई, वो हैं तो जनता के नौकर ही। जी। ठीक है। तो जनता, अब जैसे कोई पुलिस वाले के पास कुछ गया, उसने सीधा मार दिया, बल्कि महिलाओं को जो है मेल पुलिस वाले जो है मार रहे हैं इस समय। कभी कोई जो है कस्टोडियल डेथ हो गई, कस्टडी में इतना पीट दिया कि जो है वो मरी गया सीधा, है ना। कोई अधिकारी से अगर कोई जनता का कुछ कहीं कहने गया, उसको कहीं पीटने लगा। तो ये जो इस तरह की बदतमीजियां हैं, क्या ये सरकार के स्तर पर ये देखी नहीं जाती हैं कि ऐसे अधिकारियों को थोड़ा सा जो है पोलाइट बनाएं, अवेयर बनाएं उनको अधिकार तो ठीक है भाई, पावर है आप लोग के पास, लेकिन पावर कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि विद मोर पावर आप जो है ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो जनता के लिए रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा होना चाहिए, ना कि ये भौकाल जो है जनता को सीधे कूटा ही के दिखाना है। आपको क्या लगता है कि मतलब इस तरह के अधिकारियों पे नकेल कसनी चाहिए, इनको डिसमिस करना चाहिए, कि सिर्फ सस्पेंड ही से काम चलता रहेगा? और सस्पेंड भी नहीं होते हैं कई बार तो। इसमें सर जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि जो हमारा समाज है वो अभी भी लार्जली सेमी फ्यूडल टाइप का है। उसमें काफ़ी हद तक शक्ति की पूजा होती है। जैसे मैंने बताया कि मैं इस पोजीशन में हूँ वीडियो के रूप में कि मैं लोगों को लाभ पहुँचा पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो एक पब्लिक का परसेप्शन है वो हमारे समकक्ष जो पुलिस विभाग के अधिकारी हैं या वो जो प्रशासन के अधिकारी हैं, उन लोगों को वो लोग ज़्यादा रिस्पेक्ट कर दें क्योंकि उनकी पावर दिखती है। तो लोगों के दिमाग में वो चीज़ें हैं कि पावर का यहाँ पे इम्पोर्टेंस है। यद्यपि वो चीज़ें कम हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश लीजेसी है वो चीज़ें चली आ रही हैं कि शक्ति को बढ़ावा देना है, शक्ति को पूजना है। तो बहुत सारे अधिकारी भी चूंकि उसी पृष्ठभूमि से आते हैं, उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि वही है। सरकारी तंत्र में आने के बाद सरकार आपको अपने दायित्वों की पूर्ति के लिए कई सारी अथॉरिटीज़ देती है। उसमें ही कुछ लोग सर ऐसे हैं जो उनका दुरुपयोग करने का प्रयास करते हैं और कई बार दुरुपयोग करते भी हैं। ऐसी कुछ घटनाएं सामने आई। मेरा क्वेश्चन ये था कि ऐसे अधिकारियों को, जैसे अभी एक दिल्ली में केस हुआ था थोड़े दिन पहले कि 2 आईएएस दंपत्ति थे, अब उनको मॉर्निंग वॉक करना होता था तो सुबह सबका आना ही बंद करा दिए। भाई आप जो है अधिकारी हो, ये थोड़ी ना कि आप देश के मालिक थोड़ी ना हो। आप क्या अगर वो पार्क उनके अधिकार क्षेत्र में आता है तो क्या वो उनका हो गया? क्या संपत्ति तो जनता की है ना जी। इतनी कैसे हिम्मत हो गई कि जो है आप जनता को ही नहीं आने दे रहे हो और सिर्फ ये दोनों घूमेंगे पूरे पार्क में? ऐसे अधिकारियों पे क्या नहीं ये पे सर मेरी जो सोच है या जनरली जो चीज़ें हैं, ऐसे लोगों पे सर
काफ़ी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो संसाधन या जो अथॉरिटी सरकार ने आपको दी है वो आपकी ड्यूटीज़ के निर्वहन के लिए दी है, कि जहाँ भी आपको आवश्यकता है, चूँकि ड्यूटीज़ के निर्वहन में कई प्रकार की समस्याएं भी आती हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आपको कुछ संसाधन दिए जाएँ, कुछ आपको अथॉरिटी दी जाए। लेकिन कुछ लोग व्यक्ति में और पद में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। हाँ। वो ये मान लेते हैं कि ये उनकी निजी चीज़ें हैं, कि ये जो जीवन भर जो- रहेंगी। ये जीवन भर रहेंगी, ये हमारी निजी चीज़ें हैं। वो कलेक्टर और वो पर्सन, वो मैं ही हूँ, जो चीज़ें कलेक्टर के रूप में दी गई वो मेरी निजी चीज़ें हैं। तो कई बार व्यक्ति जो है वो इन चीज़ों का दुरुपयोग करने लगता है। तो जहाँ भी सर इस प्रकार के मामले आते हैं, वहाँ पे जो सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई निश्चित रूप से की जानी चाहिए, ताकि जो शक्ति के दुरुपयोग की जो परंपरा है, यद्यपि वो काफ़ी कम हुई है, वो बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाए, वो मिनिमाइज हो जाए। डेवलप्ड कंट्रीज में सर इस प्रकार का ट्रेडिशन आप लोगों को देखने को नहीं मिलता मिलता है है। कि कोई भी वहाँ इस प्रकार का नहीं दिखेगा, कोई इतना अथॉरिटी वाला है ही नहीं। उनका सर्वोच्च पदों पे भी बैठे हुए लोग भी बहुत सभ्य व्यवहार करते हैं। हम लोग भी उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं सर, लेकिन एक समय लगेगा कि जहाँ पे शक्ति और पद का जैसे एक चीफ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे मार्कंडे काटजू जी, आपको उनका एक बयान जरूर याद होगा कि 90% जो इंडिया की जनता मूर्ख है। तो क्या ये इसी वजह से तो नहीं कि हम लोग जो है, जो जनता है वो अनभिज्ञ, उनको राइट्स ही नहीं पता है, उसी बात का फायदा उठा लेते हैं अधिकारी? उसका सर कॉन्टेक्स्ट तो मुझे नहीं पता कि किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने वो बात कही है, लेकिन ये है कि हमारे यहाँ वाकई में हम लोगों की जो मानसिकता रही है, हम लोगों का जो इतिहास रहा, हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे ब्रिटिश रूलर रहे, वो राज करते रहे। तो कहीं ना कहीं पब्लिक ये मान के चलती है कि कुछ लोग हैं जिन्हें राज करने का अधिकार है, और उसी लीजेसी में जो हमारी सर्विसेज हैं उनके रूल्स भी वही हैं, लार्जली वही चीज़ें चली आ रही हैं। तो अभी भी वो एक शासक वाली परंपरा, शासक और शासित वाली जो परंपरा है वो लोगों की मानसिकता में बनी हुई है। उसी वजह से लोग कई बार उनका दुरुपयोग कर पाते हैं। यद्यपि इन चीज़ों में कमी आई है, आजकल सोशल मीडिया है, आजकल मोबाइल्स हैं सभी के पास। और मीडिया में भी तो कई सारे रिस्ट्रिक्शन है, आप कुछ लिख नहीं सकते हो, लिखोगे तुरंत जेल में भेज दिए जाओगे। फिर भी सर जैसे अधिकारियों में ये डर है, और होना भी चाहिए, कि कहीं भी आप पब्लिकली कोई भी ऐसा व्यवहार करते हो जो व्यवहार मानक के अनुसार नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति उस चीज़ को रिकॉर्ड करके कहीं ये कर वाला सकता है। अच्छा। और ये डर है लोगों के अंदर, होना भी चाहिए। लोगों को भी जो उन पदों पे बैठे हुए उन्हें समझना चाहिए कि वो प्राइमरली वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज से जुड़े हुए हैं, उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदा करनी चाहिए। एक अमेजोन पे पड़ी एक फेमस सीरीज है पंचायत, आपने जरूर देखी होगी। उसमें एक किरदार है, जो ये मेन किरदार है वो पंचायत सहायक का है। तो ये जो इसमें स्टोरी है कितनी वास्तविकता के नजदीक है, ये मतलब एकदम है रियलिस्टिक कि बिल्कुल ही फेक है? सर नहीं, फेक भी नहीं है सर। कुछ चीज़ें हैं, जैसे कुछ चीज़ें उसमें दिखाई गई हैं, चूँकि जब कोई भी वेब सीरीज़ या कोई भी मूवी इस तरीके से बनती है तो उसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है वो लोगों को इंटरटेन करना होता है। इस वजह से कई चीज़ें अनरियलिस्टिक होती हैं। फिर भी उसमें ये दिखाया गया है कि कभी कभी कुछ चीज़ों पे जो सचिव साहब हैं और जो प्रधान हैं उनके बीच में संबंधों में कटुता आती है। उसमें ये भी दिखाया गया कि किस प्रकार महिला पद पे होती है, लेकिन उनके जो पति हैं उन्हें प्रधान कहा जाता है। कुछ स्थानीय लोग हैं जो न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, जो जानबूझ के लोगों को बरगलाते हैं और सरकारी स्कीम्स को सही से लागू नहीं होने देते हैं। इस तरीके की चीज़ें हम लोग फेस करते हैं। लेकिन वो सीरीज, उसका नेक्स्ट पार्ट भी आ रहा है, तो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट लोगों को एंटरटेन करना है। वो प्रोफेशनल का आपका उसमें फेवरेट कैरेक्टर कौन है? उसमें सर मुझे जो प्रधान जी के पति हैं उनका करेक्टर अच्छा लगता है। रघुवीर जी ने जो रोल प्ले किया है वो करेक्टर मुझे अच्छा लगता है। वो जो विधायक जी हैं उसमें? विधायक जी का भी सर अपना रोल है, लेकिन वो चूंकि अच्छी नहीं लिखते हैं वो। अच्छा, जो डिजिटल इंडिया की क्रांति है, इससे जो ग्राम विकास संबंधी जितनी भी योजनाएं, इससे इम्प्लीमेंटेशन में मदद मिली है, या फिर जैसे अभी मैं बता ही रहा था आपको कि इसमें भी लोगों का आरोप है कि इसमें भी तो जुगाड़ तो निकाल लिए हैं लोगों ने? उसमें सर काफ़ी हद तक मदद मिली है। जबकि मुझे भी जितना समय हुआ है उसी दौरान जैसे मैं काफ़ी चेंजेस देख रहा हूँ। जैसे पहले जो सर्वे वगैरह है वो मैनुअली होता था, अभी व्यक्ति के पास अपना अधिकार है कि वो अपना सर्वे खुद कर सकता है। वो अपने फोटोग्राफ्स वगैरह, अपना डिटेल सारा अपलोड खुद कर सकता है। तो इससे मदद मिली है। जो हम लोग बेनिफिट्स उन्हें ट्रांसफर्स करते हैं, शुरुआत में वो मैनुअली किए जाते थे, बाई चेक किए जाते थे ट्रांसफ़र। तो जब इस प्रकार की परिस्थितियाँ होती हैं तो उसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि चीज़ों में गड़बड़ी हो सके।
लेकिन अभी हर स्कीम में डीबीटी लागू की जा रही है, सीधा लाभार्थी के खाते में पैसा जा रहा है, तो उससे पारदर्शिता बढ़ी हुई है और इन चीज़ों पे और अधिक काम किया जा रहा है। आने वाले समय में जो छोटी मोटी कमियां हैं उन्हें भी दूर किया जाए। ठीक है। एक बात बताइए आपकी, क्या भारत के गांव कभी विकसित हो पाएंगे? इतना जो है स्कीम दे दी गई, इम्प्लीमेंटेशन कर दिया गया। आशा ये है कि भारत के गांव जो पश्चिमी देशों के गांव होते हैं, इतने सेल्फ डिपेंडेंट, इतने क्लीन, इतने हाइजीनिक, इतने जो है आप कह सकते हैं अवेयर, जी जो पढ़े लिखे लोग, लिटरेसी ज़्यादा, ऐसा हो पाएगा कभी? सर, जैसे जो हम लोग बात करते हैं डेवलपमेंट की, वो एक तरीके से एक प्रक्रिया है, उसका कोई हाईएस्ट पॉइंट नहीं है कि वहाँ पे हम पहुँच गए तो वो जर्नी ख़त्म हो गई। वो एक प्रक्रिया है और अगर हम एक प्रक्रिया के रूप में इसे देखें तो इसमें वाकई में काफ़ी काम हुआ है। अच्छा। जो मेरा बचपन रहा है, बचपन मेरा गांव में बीता, तब सर मैंने देखा कि ज़्यादातर गलियां कच्ची होती थी, पंचायत घर जैसी कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं थी, कोई इस तरीके की चीज़ें हुआ ही नहीं करती थी। आज के समय में कई गांव सर हम ऐसे देखते हैं जिन्होंने क्लीनिनेस पे बहुत काम किया है। कई जगह पे पंचायत घर इतने एडवांस बने हुए हैं कि उन्हें देख के कई बार सरकार के माननीय मंत्रियों ने कहा कि इस प्रकार के ऑफिस तो लखनऊ में देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल बताइए। जैसे सर एग्जाम्पल इसमें हाथरस में एक ग्राम पंचायत है। अच्छा। उसकी जो प्रधान जी हैं उन्हें भारत सरकार ने भी सम्मानित किया है। अच्छा। उन्हें राज्य सरकार ने भी सम्मानित किया है। आजमगढ़ में सर एक ग्राम पंचायत है, उसके प्रधान जी हैं मोमडन है। अच्छा। उन्होंने जो पंचायत घर बनाया हुआ है उसके वीडियो आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे। इतना बेहतरीन सब पंचायत घर बनाया हुआ है कि उसके आगे बड़े बड़े कारपोरेट ऑफिस फेल हो जाएंगे। तो अभी सर जो चीज़ें हमें एग्जाम्पल के रूप में मिल रही हैं, या जो चीज़ें हमें कहना चाहिए कि जो चीज़ें बिरली हैं, आने वाले समय में हमें देखेंगे कि वो चीज़ें कॉमन हो जाएंगी। और पिछले 10 सालों में अगर आप वो कंपेरिजन करोगे तो ये देखेंगे कि हम काफ़ी आगे बढ़े हैं। तो धीरे धीरे वो जर्नी जारी है और जो कंट्रीज हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनकी भी विकास की एक अपनी जर्नी थी, एक अपनी परंपरा थी। एक लंबे समय के बाद वो वहाँ पहुँचे हैं। भारत में समस्याएं ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है, विविधता हमारे यहाँ ज़्यादा है, इस वजह से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन डेवलपमेंट के पैरामीटर पे हम काफ़ी आगे बढ़े हैं, हमारी पंचायतें काफ़ी आगे बढ़ी हैं और आने वाले समय में हम आप खुद उसके साक्षी बनेंगे कि अभी जो पैरामीटर्स जो डेवलप्ड कंट्रीज की पंचायतों ने हासिल किए हैं वो कभी हमारे यहाँ की भी पंचायतें हासिल करेंगी। तैयारी के दौरान जो लक्ष्य है हमारा कि मतलब कोई भी एग्जाम निकालना है, उसको उस पर कैसे केंद्रित करें और डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें? आजकल सोशल मीडिया के दौर में स्टूडेंट बहुत डिस्ट्रैक्ट होता है, रील में फंसा रह जाता है। कैसे मतलब क्या करना चाहिए? क्योंकि सोशल मीडिया से आप तैयारी भी कर सकते हो, तो आपका क्या मतलब इसमें सजेशन है? इसमें सर खुद को पहले तो सेल्फ मोटिवेटेड बनाए रखना है। हमें हमारा लक्ष्य बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि हम कहाँ पे जाना चाह रहे हैं, क्या हम करना चाह रहे हैं और क्या कंपटीशन का स्तर है। आपने जो भी लक्ष्य अपने सामने रखा कि आप आईएएस बनना चाह रहे हैं, आप पीसीएस बनना चाह रहे हैं, किन लोगों के बीच में हमारी कंपटीशन है, तो खुद को अनुशासित रखना बहुत ज़रूरी है। और केवल तैयारी क्या, मैं तो ये कहूँगा किसी भी क्षेत्र में अगर आप सफलता पाना चाहते हैं, सफलता की ऊंचाइयों पे जाना चाहते हैं, तो खुद को अनुशासित रखना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। चीज़ें हर प्रकार की अवेलेबल हैं, जो सोशल मीडिया है या जो और डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उनमें अच्छी चीज़ें भी अवेलेबल हैं, उनमें बुरी चीज़ें भी अवेलेबल हैं। हमें अपने विवेक से समय समय पे अपना एनालिसिस करते रहना पड़ेगा कि जो हम कर रहे हैं वो समय का सदुपयोग है या दुरुपयोग है। मैं क्लियरली और ब्लंटली भी जब मैं लोगों से मिलता हूं तो मैं उन्हें बोल देता हूं कि सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। आप यूट्यूब पे बहुत सी शिक्षावर्धक चीज़ें भी देख सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी देख सकते हैं जो आपको बिगाड़ती हैं, जो आपको लक्ष्य से दिग्भ्रमित करती हैं। तो ये आत्म अनुशासन आपको अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा कि वो हमारा लक्ष्य है, वहाँ तक हमें जाना है, तो हमें इस डिस्ट्रक्शन से बच के चलना है। और बहुत से लोग उस चीज़ में कामयाब भी होते हैं। ये है कि ह्यूमन नेचर है जिसमें अच्छी प्रवृत्तियाँ भी हैं, बुरी प्रवृत्तियाँ भी हैं। बुरी प्रवृत्तियाँ जल्दी आकर्षित करती हैं, इस वजह से कई लोग डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो विषम परिस्थितियों में भी टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा के और तैयारी करते हुए आगे बढ़े। तो सभी के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि खुद को मोटिवेटेड रखिए, बड़े लक्ष्य रखिए,
संयमित रखिए, अपना जो सर्किल है, आपका फ्रेंड सर्किल है, उसमें अच्छे लोगों को शामिल करिए ताकि निगेटिव चीज़ें आपके पास कम से कम आए। इन सारी चीज़ों के साथ इस बात की बहुत संभावना है कि जो आपने लक्ष्य रखा आप वो पा सकें या कम से कम आप उसके करीब पहुंच सकें। आप अपनी तैयारी के टाइम कितना घंटे पढ़ते थे डेली? घंटे सर उसमें कोई स्थाई मैं इसलिए नहीं कह सकता, जैसा भी एक ऑन एन एवरेज अगर निकाला जाए। चूंकि सर मैं शुरुआत से ही जॉब में आ गया था, मेरे जॉब और तैयारी पैरेलल में करने की कोशिश की। 2009 में मैंने ज्वाइन कर लिया सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर के रूप में। उसी दौरान मैंने यूपीएससी का पहला प्रीलिम्स दिया। तो जॉब के साथ में चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा सा कठिन था। पोस्टिंग भी मेरी दूर थी, मैं बेंगलोर में था। उस समय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इतने नहीं थे कि डिजिटली चीज़ें अवेलेबल हो सके। तो उस समय जो मैं समय निकाल पा रहा था वो समय कम रहता था, 4-5 घंटे रहता था ऑन एवरेज। फिर मैंने ये रियलाइज़ किया जॉब में रहने के बाद कि शायद उस जॉब की वजह से मैं अपनी तैयारी के साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा, यद्यपि बहुत से लोग कर भी लेते हैं उसके साथ में। उसी सोच के चलते मैंने वो रिस्क ली और एक समय ऐसा आया कि 10 से अधिक एग्ज़ाम्स को फाइनली क्वालिफाई करने के बाद वर्ष 2013 में एक समय ऐसा आया जब मैं बेरोजगार हो गया था। जानबूझ के मैंने सारी अपॉर्चुनिटी छोड़ दी। मैंने रिस्क ली कि मुझे यूपीएससी करना है, भविष्य में ये पछतावा न रह जाए कि मैं जॉब करता रह गया, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा पाया। तो सारी अपॉर्चुनिटी छोड़ने के बाद मैं पूरी तरीके से तैयारी के लिए डिवोट हो गया। वो ऐसा समय था जब मैंने 10 घंटे भी पढ़ाई की होगी, 24 घंटे में 10 से 12 घंटे भी की होगी डेली। और उसका रिजल्ट ये रहा कि मैं यूपीएससी और पीसीएस के मैंने कई इंटरव्यू दिए। उसे दुर्भाग्य कह सकते हैं या कुछ मेरी कमियां कह सकते हैं कि जो मैं चाहता था मैं वहां तक नहीं पहुंचा। फिर भी मुझे संतोष है कि एक सम्मानजनक पद मुझे मिला है और मैं जो मैंने आप एक अच्छी खासी तगड़ी पोस्ट पे हैं जो कई सारे स्टूडेंट का बहुत सालों का सपना होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग पीसीएस में हैं 8-9 साल से। कई स्टूडेंट जो है बाकायदा चूज करके आते हैं कि सर मुझे वीडियो बनना है, वीडियो की तैयारी करा दो। बिल्कुल है, वो आकर्षण है सर। मैं भी जब इसके लिए प्रेफरेंस भर रहा था तब जो मेरे रिलेशन में बहुत सारे लोग प्रधान हैं, उन्होंने भी मुझे सजेस्ट किया नहीं वीडियो को आपको काफ़ी ऊपर रखना है, और मैंने काफ़ी ऊपर उसे रखा भी। और इसी वजह से फिर जब मैं वीडियो हो गया तो उसके बाद प्रेफरेंसेज मैंने लिमिटेड कर दिए। अदरवाइज उसके बाद भी सर जो मैंने पीसीएस के इंटरव्यू दिए, अगर मैं सारे प्रेफरेंस भरता तो हर एग्जाम में मुझे कोई ना कोई पद जरूर मिलता। हाँ, जरूरती क्या जेब मिल ही गया है। तो चलिए खैर और कुछ चीज़ों पे आगे बात करते हैं। छात्रों में ये बड़ा निगेटिविटी रहती है कि बड़ा पद पाने के लिए सुपर ह्यूमन क्वालिटीज़ होनी चाहिए। आपके अंदर क्या सुपर ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं? ये मेरी समझ में सर ये धारणा ही भ्रामक है। मैं तो वो इसलिए है सर कि मैं खुद को थोड़ी देर के लिए उस चीज़ से अलग कर ले रहा हूँ। मैंने सर कई ऐसे लोग देखे, मेरा सर्किल सर बहुत बड़ा था और मेरे सर्किल में कईयों आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं। मैंने उनकी जर्नी को शून्य से शिखर तक देखा है सर, बहुत क्लोजली देखा है मैंने उन्हें। जब वो तैयारी में आए वो बहुत एवरेज स्टूडेंट थे। नाम मैं यहाँ पे नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जो स्कूल कॉलेज के एग्जाम हैं वो 50% में पास किए। नाम ले सकते हैं आप मोटिवेशन अगर आप चाहें तो वो एग्जाम उन्होंने बहुत कम मार्क्स के साथ पास किए। उनके मैं गाँव में गया तो मैंने देखा कि इस जमाने में भी एक हमारे मित्र हैं सर अजीत, आईएएस हैं आजकल, नागालैंड कैडर में डीसी हैं, डीएम को वहाँ डीसी बोलते हैं। उनके सिलेक्शन के बाद सर मैं उनके गांव में गया और यकीन करना मुश्किल है उस समय में भी उनके गांव में सड़क नहीं थी, इतना इंटीरियर में उनका गांव था। उन्होंने जो पढ़ाई की वो एवरेज सी बीए पास किया। मुश्ताक सर हैं आज एसपी ललितपुर है। इनके परसेंटेज कितने थे? ये सर वही एवरेज वही 50 to 60 के बीच। हाई स्कूल इंटर में सभी लोग, और मेरा भी वही 60 के आसपास रहा। ग्रेजुएशन सर कई लोगों ने ओपन स्कूलिंग से किया। तो लेकिन ये लोग हाईली मोटिवेटेड थे। तो मतलब समझे आप लोग कि भाई 40-50% भी अगर आते हैं तो कोई दिक्कत लेने का नहीं, क्योंकि ये जो सिविल सर्विसेज वाले एग्जाम होते हैं आईएएस पीसीएस, इसमें आपको इस एग्जाम में परफॉर्म करना चाहिए। मेन चीज ये है ना। उन्होंने सर अपना फोकस रखा, उनका मोटिवेशन था, उनकी परसिस्टेंस था। जैसे मैं जो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने पेश किए हैं, जर्नी में सर बहुत सारे अप डाउन्स भी आते हैं। हाँ, जैसे अजीत जी का जो मैंने एग्जाम्पल दिया, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, मेरे साथ वीडियो भी रहे हैं वो कुछ दिनों तक। मैनपुरी में हम लोग साथ पोस्टेड से साथ रहते थे, उसी समय वो आईएएस बने। तो 2012 वाले पीसीएस में वो वीडियो बन गए। उसके बाद सर उन्होंने 2013 का आईएएस का इंटरव्यू दिया। उसके बाद
इंटरव्यू देने के बाद वो फाइनली सेलेक्ट नहीं हुए और 14 में वो प्रीलिम्स फेल हो गए। ये सब होता है। 14 में मैंने आईएएस का इंटरव्यू दिया, हम लोग साथ रहते थे। अब सर आप ये समझिएगा कि एक व्यक्ति जो अभी ठीक पहले पीसीएस क्वालिफाई कर चुका है, जो आईएएस के इंटरव्यू तक पहुंच चुका है, इस समय वो खाली बैठा हुआ है प्रीलिम्स फेल करके। अब उसके पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति उतना मोटिवेटेड है कि वो लगातार मुझसे ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है, मेरे साथ रह रहा है और मुझसे ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है, लगातार कर रहा है, कोई उसकी कंटिन्यूटी में ब्रेक नहीं है और उसका परिणाम ये हुआ कि अगले साल वो आईएएस बन गया। तो इस तरीके के अप डाउन्स भी हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे एक नहीं कई एग्जाम्पल्स हैं कि जिनका बैकग्राउंड, चाहे आप इकोनॉमिक बैकग्राउंड कहिए, चाहे सोशल बैकग्राउंड कहिए, चाहे उनकी जो पढ़ाई लिखाई कहिए, वो बहुत एवरेज थी, बहुत ही एवरेज थी। इसके बावजूद जो सबसे बड़े पद माने जाते हैं, जो सबसे बड़े पद हैं, वो वहाँ तक पहुँचे। तो मुझे सर ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसा मैजिक है या कोई ऐसा आपको सुपर ह्यूमन क्वालिटी अपने अंदर चाहिए। एवरेज आप हैं, पर्याप्त है, लेकिन आपका लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, आप वेल डिसिप्लिन्ड होने चाहिए, आप हाईली मोटिवेटेड होनी चाहिए। कई बार जो चीज़ें आती हैं सर, जैसे बीच में कोई असफलता आई आपके सामने, आती है, अक्सर आती है लोगों के सामने, उसमें लोग डिप्रेस हो जाते हैं कि अब मुझसे नहीं होगा, या वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि यार हम आईएएस तो नहीं बन पा रहे, अब हम कोई और एग्ज़ाम दे दें, वहाँ पे चले जाएं। चले गए, फिर संतुष्ट हो गए। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं कि हो सकता है आपको कोई छोटी जॉब करनी पड़े। जैसे अजीत जी का मैंने जो एग्जांपल दिया, उन्होंने पोस्ट ऑफिस में जॉब की, उन्होंने असिस्टेंट जो होते हैं सेक्रेटेरिएट में, वहाँ पे जॉब की। वो परिस्थितियाँ थी मिडिल क्लास की, उन्होंने बीडीओ के रूप में जॉब की, लेकिन लगातार उन्हें दिखाई देता था कि उनका जो लक्ष्य है वो आईएएस बनना है, और लगातार उन्होंने उस चीज़ के लिए मेहनत की और अल्टीमेटली वो वहाँ तक पहुँचे। तो बहुत औसत लोग जो है वो सफलता के चरम पे पहुँचते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट सर, मैं इससे बहुत संतुष्ट नहीं हूँ, कोई आपको सुपर ह्यूमन क्वालिटी चाहिए। तो फिर मतलब सिंपल बात ये है कि अगर किसी स्टूडेंट के हाई स्कूल में, इंटर में, ग्रेजुएशन में 40-50% आ रहे हैं और वो जो है तैयारी करना चाह रहा है, तो वो करके फिर बन सकता है आईएएस पीसीएस, है ना? इसमें कोई मतलब दो ऐसी हुई है कि आप जो है अगर आपके पहले कम परसेंट आए तो आप सिलेक्ट ही नहीं हो सकते। नहीं, कोई नहीं सर, उसका बहुत लोग बने, कई एग्जाम्पल। किसे जरूरी मानते हैं, ज्ञानी बनना या एग्जाम की डिमांड पूरी करना? सर एग्जाम की डिमांड पूरी करना महत्वपूर्ण है। कई बार बहुत से लोग इस वजह से भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं कि वो ज्ञानी बनने का प्रयास करते हैं। एग्जाम है, उसका अपना वेल डिफाइंड सिलेबस है, वेल डिफाइंड पैटर्न है उसका। उस पैटर्न को जो लोग फॉलो करते हैं, उनके एग्जाम को पास करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, वो लोग ही पास होते हैं। ज्ञानी होना बाद में हो सकता है अन्य क्षेत्रों में आपके काम आए, लेकिन हो सकता है आप एग्जाम ना पास कर। मतलब पहले आप आईएएस पीसीएस बन जाओ, बिल्कुल। ज्ञानी होने के लिए उम्र स्टडी करने के लिए उम्र है आपकी पूरी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अंदर आप ऐसी क्या खूबी मानते हैं कि जो है परीक्षाएं जो है अगर कोई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करे तो क्लियर हो जाता है? मैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से जब मैं कानपुर आया उस समय मैं जुड़ा, और मैंने देखा कि ये पूरी टीम काफ़ी काम करती है। चूँकि मैं उससे पहले एग्ज़ाम्स दे चुका था, क्वालिफाई कर चुका था, तो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, जो एग्ज़ाम की डिमांड है, उस पर पूरी टीम काफ़ी काम करती है। और जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग है, उसका प्रयोग करके काफ़ी अच्छे वीडियोज़ और बाकी चीज़ें आप लोग बनाते हैं, काफ़ी अच्छा आप उस पर काम करते हैं। तो मेरे जितने जानने वाले लोग थे, मेरा भाई है, मेरी कजिन है, जो लोग तैयारी करते थे, मैंने सभी को सजेस्ट किया कि आप बाकी सब छोड़ के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को आप लोग ज्वाइन करिए। और उसका उन्हें फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि पूरी टीम उस पर मेहनत कर रही है। जो एग्ज़ाम की डिमांड है, टीम वही प्रोवाइड करा रही है, और सबसे ज़रूरी वही है, आपने जैसा कहा ही कि ज्ञानी होना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो एग्ज़ाम की डिमांड है उसे आप फुलफिल करिए, तो टीम उस पर बिल्कुल मानक पे खरा होता है। जैसे 16 में आपका सिलेक्शन हो गया था, लेकिन आपने यूपी पीसीएस 2019 तक भी दिया है, उसके लिए कुछ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इनिशिएटिव का यूज़ किया था आपने? जी जी, मैंने किया। मैं जुड़ा हुआ था, और मैंने जो डिफरेंट वीडियोज़ रहते हैं, पापा वीडियोज़ रहते हैं, इसके अलावा जो आप लोग बहुत सारे क्वेश्चनर्स देते हैं करंट अफेयर्स के, उस पर मैंने काम किया। चूँकि मैं जॉब में था तो मेरे पास टाइम भी लिमिटेड था, इसलिए मुझे ये ज़रूरी था कि मुझे वो मटेरियल मिले जिसमें एकदम क्रक्स हो, जिसमें एकदम जो रिक्वायर्ड चीज़ें हो वही हों, जिसमें फालतू की चीज़ें ना हो। तो वो चीज़ मुझे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में दिखी, इसलिए मैं उसमें जुड़ा। मैंने बाकी लोगों को भी उसके सजेस्ट किया। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की एक जो है हमारा, जैसे हम लोग 9 साल से चला रहे हैं, तो हमारे पेड ग्रुप्स तो होते हैं, लेकिन जो चीज़ पेड ग्रुप में हम देते हैं
उसी का फ्री वीडियो भी बनवा के देते हैं। तो क्या आप ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जो मान लो कहीं भी कोई पेड ग्रुप कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पाते हैं पैसे के अभाव के कारण, तो उन लोगों को स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के फ्री इनिशिएटिव फॉलो करने चाहिए कि नहीं, आप रिकमेंड करते हैं कि नहीं? मैं बिल्कुल करता हूँ वो, क्योंकि बहुत अच्छी उनमें क्वालिटी रहती है, जो एग्ज़ाम की डिमांड है उसे फुलफ़िल करते हैं। और वैसे तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जनरली बहुत एक्सपेंसिव कुछ है भी नहीं जब हम बड़े लक्ष्य देखते हैं। कई बार हम लोग अपनी प्रायोरिटी इस रूप में कर लेते हैं कि हमें बहुत पैसा खर्च नहीं करना है या पैसा हमारे लिए प्राइमरी है। तो मैं सभी स्टूडेंट को, सभी तैयारी करने वाले लोगों को ये ज़रूर सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपके लिए सबसे ज़रूरी आपका लक्ष्य है, बाकी सिलेक्शन सबसे ज़रूरी है, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। तो आपको पूरा फोकस उस पर होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि पेड ग्रुप ज्वाइन करने से आपको ज़्यादा लाभ होगा, जो होता भी है, तो आपको नेसेसरली उसे ज्वाइन करना चाहिए। एक्सेप्शनल केस में कभी मान लीजिए, ऐसा केस मैंने बहुत कम ही देखे हैं। अगर कोई ऐसा है जो अगर उसे भी नहीं कर पा रहा है, देन वो जो भी चीज़ें अवेलेबल आपके स्तर से कराई जा रही हैं वो उनसे भी अपना लाभ ले सकते हैं। नहीं, हमारा ये रूल है कि जो भी चीज़ें हम पेड में देंगे, जैसे अगर जीएस के हमने नोट दिए तो उसके पापा वीडियो दे देते हैं, टेस्ट सीरीज हमने दी उसके वीडियो दे देते हैं, पूरे जो है टेस्ट सीरीज के। पेड क्विज हमने कराई उसके वीडियो दे देते हैं। करंट अफेयर डेली का, वीकली, मंथली, हम हर चीज़ देते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट मान लो बिल्कुल भी गरीब है और वो लेकिन मेहनत कर सकता है, तो वो हमारे ऑनलाइन इनिशिएटिव को फॉलो करे, यूट्यूब में, टेलीग्राम में, और बिल्कुल फ्री तैयारी कर सकता है। कई सारे स्टूडेंट बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव बिना एक पैसे खर्चा किए हुए बाकायदा फाइनल सेलेक्ट हो गए। तब उन्होंने बाद में बताया कि अरे हम पढ़े तो आप ही से। हमने कहा अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो ये वाली चीज़ें भी चलती रहती हैं। ये कोई आपका जो है हमारी टीम के लिए सुझाव कि हम और कुछ बेटर कर सकते हैं चीज़ों में? आपकी टीम पहले से ही काफ़ी बेहतर कर रही है। मैंने देखा, मैंने कई लोगों को सजेस्ट भी किया है, लोग आपसे जुड़े भी हैं। और पहले से ही जो पैटर्न चेंज हो रहा है या जो एग्ज़ाम की डिमांड चेंज हो रही है, जो क्वेश्चंस पूछने का तरीका चेंज हो रहा है, उस पर आपकी टीम काफ़ी काम कर ही रही है। क्लोजली उन चीज़ों को आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, और जहाँ भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात है वो भी आप कर रहे हैं। वीडियोज आप के बहुत बेहतर आ रहे हैं। इन्हीं चीज़ों पे टीम थोड़ा सा और वर्क कर सकती है। वो लगातार बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर सकती है कि रिसेंटली जो एग्जाम हुए उनमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जब कि आप उस पर काम कर ही रहे हैं, तो हमेशा अपडेट रखते ही हैं आप, तो उसमें और बेहतर किया जा सकता है। अच्छा, हिंदी मीडियम में सिलेक्शन रेशियो क्यों कम रहता है आपके हिसाब से? किस मीडियम से स्टूडेंट को तैयारी करनी चाहिए? क्या ये ज़रूरी है कि इंग्लिश मीडियम से करे या फिर हिंदी मीडियम से भी लोग सिलेक्ट होते हैं? ये चीज़ें कुछ फैक्ट पे भी आधारित हैं और कुछ भ्रांतियों पे भी आधारित हैं। जैसा कि मैंने अभी जो चर्चा की थी, मेरा काफ़ी बड़ा ग्रुप है और उसमें सभी लोग हिंदी मीडियम के हैं, सभी। अच्छा। कोई उसमें सिंगल एक्सेप्शन नहीं। उसमें क्या है? आईएएस, आईपीएस? आईएएस, आईपीएस और जो सेंट्रल सर्विसेज हैं, क्लास 1 स्टेट की जो सर्विसेज हैं, एसडीएम, पीपीएस, बीडीओ, और ये टोटल संख्या अगर मैं देखूंगा तो कम से कम 50+ होगी इन सेवाओं में। एलाइड सर्विसेज में भी अगर आप जोड़ लेंगे तो 100 के आसपास होगी। तो जब इतने सारे लोग बहुत सामान्य पृष्ठभूमि से आके सफल हो सकते हैं, तो भाषा वहाँ पे उतना बड़ा हर्डल नहीं है। लेकिन जो पृष्ठभूमि है वो कई बार थोड़ा सा हर्डल क्रिएट करती है। जैसे जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग आ रहे हैं, तो हो सकता है कि उनकी जो बैकग्राउंड हो या उनके अंदर जो प्रोफेशनलिज्म की थोड़ी सी कमी हो, वो चीज़ें थोड़ा सा उन्हें पीछे ले जाती हैं। अगर हम उन चीज़ों पे काम करते हैं, अगर हम हार्ड वर्किंग हैं, तो कोई भी माध्यम अपना के आप सफल हो सकते हैं। लेकिन यूपीएससी में ये बहुत अच्छी मतलब अच्छी क्या कह रहा है, बहुत ज़्यादा ही मान्यता है। स्टूडेंट को लगता है कि नहीं भाई, इंग्लिश मीडियम से नहीं हुए तो होता ही नहीं है। आपका क्या ओपिनियन है? ये देखा है, और खैर आपका जो बात है उसके फेवर में डेटा भी है कि वाकई में इधर जो रिजल्ट रहा है, इधर क्या लंबे समय से जो रिजल्ट रहा है उसमें हिंदी मीडियम की संख्या कम है कंपेरेटिव। लेकिन वो भरते भी तो कम है। हाँ, वो ये भी है कि टोटल जो एप्लीकेंट्स हैं उनकी संख्या भी कम है। फिर इंग्लिश मीडियम के जो उसमें एप्लीकेंट्स हैं वो ज़्यादातर प्रोफेशनल कोर्सेज से, उनकी बैकग्राउंड से आते हैं। वो आईआईटी के पास आउट हैं, वो आईआईएम के पास आउट है, वो एम्स के पास आउट हैं। तो जाहिर तौर पे वो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, इस वजह से उनका रेशियो जाहिर ज़्यादा रहेगा। लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और आप हार्ड वर्किंग हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। कुछ जो है रैपिड फायर है, ये 1 या 2 वर्ड में आंसर देना है। जीवन क्या है आपके हिसाब से? जीवन मेरे हिसाब से आप
यूटिलिटी पे आधारित है कि इसकी यूटिलिटी क्या है, आप समाज और राष्ट्र के लिए क्या कर पाते हैं, आप किस प्रोफेशन में हैं ये मैटर नहीं करता, लेकिन जो आप दे के जाते हैं, मेरी समझ में वही जीवन है। जीवन की जो सार्थकता है, जो चीज़ जीवन को सार्थक बनाती है, वही जीवन। सफलता क्या है? सफलता का पैरामीटर यह है कि कितने हम अपनी चीज़ों से संतुष्ट हैं, हमने कितना इस समाज को, इस राष्ट्र को दिया है, और कितना हम अपनी चीज़ों से संतुष्ट रह पाते हैं, वो हमारे समझ में सफलता। धर्म क्या है? जी, धर्म क्या है? धर्म मुझे लगता है सीधे सीधे ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज से जुड़ा हुआ है। हमारी जो मोरल ड्यूटीज हैं, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हम मानव होने के पैरामीटर्स पे कितना खरा उतर पाते हैं, हम अपने रिश्तों को कितना बेहतर तरीके से निभा पाते हैं, हम राष्ट्र धर्म को कितना बेहतर तरीके से निभा पाते हैं, ये सारी चीज़ें धर्म से जुड़ी हुई हैं। शेष जो हमारे बिलीफ हैं वो हमारे व्यक्तिगत हैं कि हमारे पूजा करने का, हमारे अर्चना करने का पैटर्न क्या है, वो व्यक्तिगत बिलीफ है, लेकिन उससे लार्जर जो धर्म है वो ड्यूटी से जुड़ा हुआ है मेरे समय। क्या आप ईश्वर को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। स्पिरिचुअलिटी क्या है आपके हिसाब से? स्पिरिचुअलिटी खुद को कनेक्ट करना है एक इंडिविजुअल पावर से, खुद को कनेक्ट करना है जिससे आपको मानसिक शांति मिल सके, जिससे आपको आत्मविश्वास मिल सके, जिससे आपको सकारात्मकता मिल सके। थोड़ा सा समय जो जिन चीज़ों में हम लोग फंसे हुए हैं, जिस सामाजिकता में, उससे हटके खुद को समय देना है, और एक ऐसी शक्ति जो परे है लेकिन जिसके बारे में ये माना जाता है कि पूरी दुनिया का संचालन जो शक्ति करती है, उससे खुद को जोड़ना है, ताकि आपको अपने अंदर वो आत्मविश्वास पैदा हो सके कि हम उसका अंश हैं और वही हमारी सार्थकता है। ये चीज़ें स्पिरिचुअलिटी है मेरे हिसाब से। किस उम्र तक हम अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं? व्यक्तित्व का विकास की कोई उम्र नहीं है, और मुझे लगता है जब तक आपका मानव जीवन है, आखिरी समय तक आप सीख सकते हैं, आखिरी समय तक आप आगे बढ़ सकते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जिन्होंने काफ़ी लेट शुरू किया, लेकिन उन क्षेत्रों में उन्होंने बहुत बड़े मुकाम हासिल किए। तो अंतिम सांस तक आप अपने व्यक्तित्व का विकास। इस पोस्ट पे आप नहीं होते तो क्या कर रहे होते? अगर मैं इस पोस्ट पे नहीं होता तो मैं किसी और रूप में समाज और राष्ट्र को अपना योगदान दे रहा होता। हो सकता है कि आगे चल के भी मैं किसी और भूमिका में समाज और राष्ट्र को अपना योगदान दूं। मेरी जो प्रायोरिटीज़ थी वो गवर्नमेंट जॉब की थी, मेरी प्रायोरिटी में पढ़ाना शामिल था। अब मैं देखता हूँ कि विभिन्न क्षेत्रों में, राजनीति में, समाज सेवा में लोग अपना बेहतर योगदान दे रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले समय में मैं उन रूपों में अपना योगदान दूं। पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है मतलब आप? पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा माध्यम है सामाजिक परिवर्तन लाने का। तो कभी ईश्वरीय कृपा होती है, ऐसी परिस्थितियाँ जनरेट होती हैं, ऐसे मौके मिलते हैं, तो मैं चाहूँगा कि कुछ रूप में भी समाज सेवा की जाए। कई हमारे सामने ऐसे एग्जाम्पल हैं। कानपुर के आपके यहाँ कमिश्नर साहब रहे, मैं उनसे बड़ा प्रभावित हूँ। आजकल वो मंत्री बन के सेवाएँ दे रहे हैं, बहुत हम्बल हैं, डाउन टू अर्थ हैं, मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। हमारे आगरा में जो माननीय सांसद जी हैं, भारत सरकार में मंत्री हैं, कभी सरकारी सेवाओं में हुआ करते थे, उन्हें लगा कि वो एक लार्जर प्लेटफॉर्म पे आके समाज और राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं, तो उन्होंने वो माध्यम चुने। तो कभी ईश्वर मौका देता है, ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो सकती हैं, तो मैं भी उन चीज़ों को। आपके हिसाब से एक पॉलिटिशियन को पढ़ा लिखा होना चाहिए कि नहीं? पढ़ा लिखा होना महत्वपूर्ण है। पढ़े लिखे होने से चीज़ों को समझने की, सोचने की क्षमता विकसित होती है, लेकिन जो मुझे लगता है कि सबसे प्राइमरी ये है कि आप में इंसानियत कितनी है। कई बार मैं देखता हूँ कि लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन उनके अंदर नैतिकता की कमी है, और कई मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ, अपने पूर्वजों को मैंने देखा कि जो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन उनमें मानवीयता बहुत थी। तो अल्टीमेटली आपकी जो मानवीयता है, आपका जो योगदान है समाज के प्रति, वो ज़्यादा मायने रखता है। लेकिन ये सच्चाई है कि पढ़े लिखे होने से आप अपनी क्षमताओं को आसानी से और ज़्यादा बेहतर तरीके से बयां। धर्म पर पॉलिटिक्स होनी चाहिए? धर्म पे पॉलिटिक्स, इसके बारे में मैं कहूँगा कि जो धर्म के बारे में लोग सोचते हैं वो चीज़ डिफरेंट है। गांधी जी ने भी कहा था कि जैसे धर्म जो है वो राजनीति का अभिन्न हिस्सा हो सकता है, लेकिन धर्म को भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कृति में कर्तव्यों से जोड़ा गया कि धर्म क्या है, तो आपकी ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी धर्म है। आप सैनिक हैं तो आपका धर्म है सीमा पे रक्षा करना, आप अगर पुलिस में हैं तो कानून व्यवस्था बनाए रखना आपका धर्म है। इन चीज़ों, और ह्यूमन तो आप हैं ही, तो सबसे बेसिक जो आपका धर्म है वो मानवीयता है, और बिना मानवीयता के या बिना जो ह्यूमन इथिक्स है उसके बिना किसी राजनीति की कल्पना नहीं की जा सकती, अच्छी राजनीति की कल्पना नहीं की जा सकती। तो ये चीज़ें उसका पार्ट होनी चाहिए।
नहीं, जैसे आजकल जो है औरंगजेब पे बड़ा डिस्कशन हो रहा है, राणा सांगा पे डिस्कशन हो रहा है, जबकि डिस्कशन होना चाहिए कि बेरोजगारी बढ़ रही है, डिस्कशन होना चाहिए कि रुपया गिरता जा रहा है, डिस्कशन होना चाहिए कि हम पे टैरिफ लगा दिए गए हैं, डिस्कशन होना चाहिए कि भारतीयों को बेड़ी में बांध के भेजा गया है, डिस्कशन होना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं वहाँ पे ट्रम्प के वाइट हाउस में और वहाँ पे जो है प्रधानमंत्री जी को सामने ही जो है वो बोल देते हैं कि ब्रिक्स फ्रॉड है, आप लोग ज़्यादा टैरिफ लगाते हो, आप लोग ये है। तो इस पर डिस्कशन होना चाहिए आपके सबसे। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। और वैसे मैं बहुत ऑथराइज नहीं हूँ इन चीज़ों पे बात करने के लिए, लेकिन जो भी वित्तीय, पर्सनली आपका ओपिनियन जानना चाहिए। पर्सनली मेरा ओपिनियन ये है कि किसी भी राष्ट्र के लिए शिक्षा है, स्वास्थ्य है, डेवलपमेंट है, ये चीज़ें इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। लेकिन कोई भी समाज अपने इतिहास से भी प्रेरणा लेता है। जो उसका गौरवशाली अतीत है वो हमें प्रेरणा भी देता है, वो हमारे अंदर आत्मविश्वास भी पैदा करता है। जो इतिहास की कमियां हैं, जो लोगों की भूलें हैं, चूकें हैं, उनसे भी हम लोग सीखते हैं। वो हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। तो अगर सकारात्मक रूप में उससे भी, उस पर भी चर्चा की जाती है तो वो भी अच्छी चीज़ है। नहीं, लेकिन अगर आप देखें तो शेयर मार्केट जो है काफ़ी इन दिनों तेज़ी से गिरा था बीच में। जब मार्केट गिर रहा हो, हर तरफ से जो है इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस वर्ल्ड लेवल पे घटा इतने गिर गए हैं, फिर भी यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे टाइम पे औरंगजेब और इन सब पे डिस्कशन थोड़ा पॉलिटिकल नहीं है? पॉलिटिकल चीज़ों को गलत तरीके से प्रेजेंट करना, कई बार उन चीज़ों का परिणाम गलत आता है। लेकिन अगर ये हुआ है कि इतिहास में जो महान कैरेक्टर हुए हैं, अगर हम उन पे चर्चा करते हैं, उनके व्यक्तित्व को हम सामने लाते हैं, हम आने वाली जनरेशन को बताते हैं कि हमारे यहाँ किस व्यक्ति ने किस ऐतिहासिक व्यक्तित्व ने क्या क्या कार्य किए, तो जो एक्चुअली जनता में अगर किसी के पास खाने को नहीं है, किसी के पास रोजगार नहीं है, उसको आप ऐसे मोटिवेट करके क्या हो जाएगा? ये दो चीज़ें पैरेलल में हैं। व्यक्ति को अपना आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए एक गौरवशाली अतीत की भावना होना उसके अंदर बहुत जरूरी है। अगर ये भावना नहीं होती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं हीन भावना में चला जाता है। ये काम काफ़ी किया ब्रिटिशर्स ने, उन्होंने हीन भावना लाई। अब अगर हम ऐतिहासिक उदाहरणों के माध्यम से कुछ पॉजिटिव चीज़ें ला सकते हैं तो जरूर लानी चाहिए। हार्ड वर्क और डेस्टिनी, इसमें किसको ज़्यादा प्रबल मानते हैं आप? ये समय के साथ थोड़ी सी मेरी सोच बदली है। एक समय मैं सोचता था कि हार्ड वर्क 100% है और डेस्टिनी जो है वो उसका रोल 0 है। एक समय ऐसा था। अब मैं ये मान के चलता हूँ कि हार्ड वर्क का रोल है वो 60 to 70% है और डेस्टिनी भी कहीं ना कहीं 30 से 40% रोल अदा करती है। आप कहाँ जाते हैं इसके लिए हार्ड वर्क बेसिक है, वो नेसेसरी है, लेकिन वो हमेशा सफिशिएंट हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि डेस्टिनी कई बार आपको अलग ले जाना चाहती है। तो डेस्टिनी का भी रोल है, लेकिन हमारे पास जो है, जो हमारी क्षमता में, वो हार्ड वर्क है। तो हमें अपना हार्ड वर्क करना चाहिए और ये मानना चाहिए कि डेस्टिनी ऊपर वाला खुद आपके पास भेजेगा। अपनी कोई पसंदीदा फिल्म, मतलब कोई फिल्मों का शौक है? जी, देखते फिल्मों का शौक है, मैं देखता हूँ समय समय पे। कोई फेवरेट एक्ट्रेस आपकी? फेवरेट एक्ट्रेस, एक्चुअली फिल्मों में मैं उसकी जो स्टोरी है उस पर मेरा ज़्यादा वो रहता है। कैरेक्टर्स अपना अच्छा रोल प्ले करते हैं, वो सेकेंडरी चीज़ है। तो कई बार जो फिल्मों की स्टोरी है वो मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। वेब सीरीज देखते हैं? वेब सीरीज मैंने एक ही दो देखी हैं। जैसे वेब सीरीज एक मैंने एस्पिरेंट देखी है, पूरी उसके सारे पार्ट देखे। उसकी कहानी कहीं मुझे अपने आप से कनेक्ट करती है, जैसे लगता है कि मेरा अतीत हो। मैंने पंचायत वेब सीरीज देखी है, चूंकि वो मेरे प्रोफेशन से जुड़ी हुई है। और कभी कभी जैसे मिर्ज़ापुर के कुछ मैंने पार्ट्स देखे हैं। लेकिन वेब सीरीज देखने का शौक तुलना मिर्ज़ापुर का सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन है? मिर्ज़ापुर का कालीन भैया है। वो चूंकि एक्टिंग भी अच्छी रहती है उनकी, और मुन्ना भैया सप्लाई किया। मुन्ना भैया से ज़्यादा चूंकि वो उनका जो करेक्टर दिखाया गया है वो इमेच्योर टाइप का और बहुत इमोशनल और प्रोवोकेटिव टाइप का दिखाया गया है। लड्डू पंडित, इन सभी की तुलना में मुझे कालीन भैया का ज़्यादा सेक्टर है। और वो जो आजकल शुक्ला जी के लड़के आए हैं, वो जिनको लास्ट वेब सीरीज में मार दिया गया, इधर मैंने कुछ पार्ट्स उसके देखे वाला। जी, उसका मैंने अभी इधर नहीं देखा। और इधर मैंने रिसेंटली उसका पाताल लोक का देखा था, तो उसमें जो करेक्टर है हाथीराम लोग अच्छी लगी आप? जी, उसका करेक्टर है हाथीराम, वो काफ़ी अच्छा लगा।
एक उसका डायलॉग है जो बहुत अच्छा लगता है कि अब वो समय है आपके सामने कि या तो आप नौकरी कर लो या ड्यूटी कर लो। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट, ये बहुत बड़ी बात है, कई बार ऐसे कॉन्फ्लिक्ट आपके सामने आते हैं जब आपकी नौकरी कुछ और करवाना चाहती है और आपके अंदर जो सेंस ऑफ ड्यूटी है वो कुछ और करवाना चाहता है। ऐसे टाइम पे आप क्या करते हैं? मैं मोस्टली मैं ड्यूटीज को चुनता हूँ, इस वजह से मुझे कुछ प्रॉब्लम आपको कोई पर्सनली हानि होती? जी हुई है। मुझे ऐसे कई एग्जांपल्स हैं जहाँ मुझे पर्सनली हानि होती है, हुई है, लेकिन मुझे संतुष्ट मिलती है कि ड्यूटी बड़ी है, लार्जर टर्म है और ड्यूटी को प्रेफर करना चाहिए। आप पर जो है कोई थोड़े दिन पहले कुछ चीज़ें जो है फेमस हुई थी और सोशल मीडिया में बड़ा डिस्कशन हुआ था। आप पर आरोप है कि आप जो है सीनियर जो आपसे होता है उसकी बात नहीं मानते हैं। देखिए, मैं बहुत ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मेरे सर्कल में जितने लोग जुड़े हुए हैं वो सभी लोग कहते हैं कि अनुरुद्ध बहुत डाउन टू अर्थ हैं और सभी से बहुत अच्छे से मिलते हैं और मेरी प्रायोरिटीज़ भी रहती है। मेरा जो वर्क भी है ब्लॉक में मिलने वाला, वो भी बहुत नीडी पर्सन है। सब लोग मेरा रिस्पेक्ट इसलिए करते हैं कि मैं उन्हें काफ़ी इंपॉर्टेंस देता हूँ, मैं उनका काफ़ी सम्मान करता हूँ। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि मैं लोगों का सम्मान नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आत्मसम्मान को उससे बढ़ के मानता हूँ। इसका एक बहुत अच्छा वाकया मैं आपको बताना चाहूँगा। जी। काफ़ी समय पहले की बात है, मैं छोटा था, कुछ 7th-8th क्लास में रहा होऊंगा। मेरे गांव में एक बड़ा मैदान है। वो मैदान किसी कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए किसानों की ज़मीन खरीद के उसे बनवाया गया था कि यहाँ पे कोई फैक्ट्री या यूनिट इस प्रकार से स्थापित होगी। विभिन्न कारणों से वो आज तक स्थापित नहीं हो सकी और वो वैसे ही पड़ा हुआ है। उसकी ओनरशिप चेंज होती रही। एक समय, जो मुझे जानकारी है, ऑफिशियल तो मुझे नहीं पता, एक समय उसकी ओनरशिप एक बड़ा ग्रुप था, माल्या ग्रुप, कुछ ग्रुप के पास थी और ये कहा जाता था कि वो संभवतः उसमें कोई फैक्ट्री वगैरह लगाने को है, कोई बियर फैक्ट्री या जो इस टाइप की चीज़ें उसमें करने को है। तो उन्होंने उसकी प्रोटेक्शन एक स्थानीय व्यक्ति को दे दी, उसे मैनेजर बना के कि आप इसे देखते रहिएगा। उस समय और अभी भी है, मेरे गांव में क्रिकेट का काफ़ी चलन था। मैं छोटा था और बताया अभी मैंने कि हम लोग बहुत साधारण पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं, तो क्रिकेट किट बैग हमारे यहाँ बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती थी। एक नया क्रिकेट किट बैग खरीदा गया था, लेकिन चूंकि हम लोग छोटे थे तो हमें वो चीज़ें नहीं मिलती थी या तभी मिलती थी जब जो बड़े लोग हैं वो हमारे साथ जाते थे। तो एक बार हमारे साथ के जो बच्चे थे उन्होंने कहा कि चलिए खेलते हैं चल के। तो मैंने गांव में एक बड़े व्यक्ति थे जिनकी ओनरशिप में वो किट बैग रहता था, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा कि कुछ चीज़ें दे दीजिए तो हम लोग खेलने जाके। तो पहले वो तैयार नहीं हुए इसलिए कि तुम लोग बच्चे लोगों खो दोगे। फिर मैंने जब काफ़ी रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा जिम्मेदारी आपकी है पर्सनली, कि जो चीज़ें हम आपको दे रहे हैं वो सुरक्षित आपको वापस लेके आनी है। और मेरी समझ में कर्तव्य जो है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, ड्यूटी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो उस जिम्मेदारी को मैंने ऐसे ले लिया कि जैसे ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। तो बेसिक चीज़ों उन्होंने मुझे दे दी कि स्टंप दे दिया, बैट दे दी, बॉल दे दी, आप इससे खेलिए जाके। मैं वहाँ पे खेलने लगा जाके। उसी समय जो उस ग्रुप का मैनेजर था वो वहाँ पे आ गया। उसकी भी गलती ये थी कि वो चाहता तो वो मना कर देता, वो भगा देता कि भाई आप यहाँ पे मत खेलो, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। उसने गलती ये की आके कि उसने आके सीधे स्टंप वहाँ से उखाड़ लिए और ले जाने लगा अपने साथ में। मुझे ऐसा लगा कि वो ले जाएगा और वापस नहीं करेगा, तो मुझे लगा कि जो मैं कमिटमेंट करके आया हूँ, जो वादा करके आया हूँ कि ये चीज़ें मैं वापस करूँगा, वो मैं वापस नहीं कर पाऊँगा। तो मेरे अंदर उसकी प्रतिक्रिया इस रूप में हुई कि उस व्यक्ति से मैं लड़ने लगा। अब आप सोचिए, मैं केवल बहुत छोटा हूँ, मैं 12-13 साल का हूँ, 7th-8th में पढ़ता हूँ। वो एक बड़ा लंबा तगड़ा व्यक्ति है। मैं लड़ने लगा, मैं उसके पैर पकड़ के लड़ने वाली शैली में। हुआ यही कि उसी ने मुझे ज़्यादा पीटा, ये सच्चाई है, मुझे ये स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं 1 सेकंड के लिए भी सरेंडर नहीं हुआ। मैंने कहा चाहे जो हो जाए, मैं कमिटमेंट करके आया हूँ तो मैं ये चीज़ें वापस लेके जाऊँगा, मैं इनके बिना तो नहीं जाऊँगा। एक लास्ट यहाँ पे काउंटर रहेगा। उसने आपको बचपन में पीटा था, जब आप अधिकारी बन गए उसके बाद बदला तो नहीं लिया? नहीं, कोई बदला नहीं, ना कोई बाद में कूटेंगे। हाँ, कोई ऐसा भाव नहीं। बाद में आके लोगों ने बचा लिया और उसे भी समझाया कि आपको वो नहीं लेना चाहिए, हमें भी समझाया कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और मैं भी आज ये रियलाइज़ करता हूँ कि वो कहीं कहीं मेरी भी बेवकूफ़ी थी, थोड़ी उसकी भी गलती थी। लेकिन मैं आपको स्वभाव बता रहा हूँ कि मैं चीज़ों को इमोशनली लेता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति ने मेरे आत्मसम्मान को चैलेंज किया या किसी व्यक्ति ने मुझे, जो मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी समझी है, उसे निभाने से अगर किसी ने मुझे दूर किया,
तो मैं फिर उसकी प्रतिक्रिया करता हूँ, अन्यथा मैं बहुत डाउन टू अर्थ व्यक्ति हूँ और मैं सभी का सम्मान करता हूँ। ये जल्दी जल्दी शॉर्ट में बताइएगा, आप जैसे शादीशुदा भी हैं, तो शादीशुदा रहते हुए आप कैसे मैनेज कर पाते हैं ये समस्याएं ये मतलब वीडियो की? जी जी आपका जो सार्वजनिक जीवन है और निजी जीवन है उसमें संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण होता है निश्चित रूप से। और जिस तरह का मेरा स्वभाव है, मैं सार्वजनिक जीवन को ज़्यादा समय देता हूँ, उस वजह से कई बार मुझे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है अपने निजी जीवन में। परिवार को मैं कम समय दे पाता हूँ, जैसे अभी भी मेरी पोस्टिंग गोरखपुर में है, फैमिली मेरी आगरा में रहती है। तो वाइफ से लड़ाई नहीं होती है? लड़ाई नहीं होती, कुछ शुरुआत में कॉन्ट्रडिक्शंस या इस तरीके की चीज़ें पैदा होती हैं, लेकिन फिर उन्हें भी समझ में आता है कि भाई जो भी है जिम्मेदारियां ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और सार्वजनिक जीवन बड़ा है, उसकी जो जिम्मेदारी हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अगर वो हमें कम समय दे रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटीज़ को ज़्यादा समय दे रहे हैं। फिर वो लोग भी समझते हैं और ये आपसी समझ एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी पैदा करती है। तो हल्की फुल्की समस्याएं शुरुआत में होती हैं, लेकिन बाद में वो एक बैलेंस बन जाता है। लेकिन फिर भी सुनाया तो जाता ही होगा। थोड़ा बहुत तो देखिए, कोई भी मैरिड कपल ऐसा नहीं हो सकता है कि जिसे इन चीज़ों का सामना ना करना पड़ता हो, लेकिन फिर धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है तो वो चीज़ें कम होती हैं। अपनी 2 बैड हैबिट्स के बारे में बताएं जल्दी से। बैड हैबिट ये है कि जो सबसे मुझे लगता है कि मैं बहुत अधिक चीज़ों से इमोशनली कनेक्ट होता हूँ। जैसे मुझे लगता है कि कोई पर्सन ठीक है तो मैं उस हद तक उससे कनेक्ट होने की कोशिश करता हूँ कि इसकी मैं जो भी संभव हो सकता है मैं मदद करूँ, एनी हाउ, मतलब भले ही मैं व्यक्तिगत नुकसान उठा लूँ उसके लिए। सेकंड ये है कि जब मैं कोई चीज़ गलत होते देखता हूँ, अगर मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, और विशेषकर तब जब मुझे लगता है कि वो कोई दुर्व्यवहार कर रहा है, अशिष्ट व्यवहार कर रहा है, तो वैसी स्थिति में मेरी जो प्रतिक्रिया है वो काफ़ी तीव्र होती है। और इस तरीके की शॉर्ट टेम्पर्ड है मतलब? शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं कह सकते उसे, लेकिन गलत चीज़ें मुझे बर्दाश्त नहीं होती हैं। और वैसे नहीं हूँ, वैसे चीज़ें जनरली मैं नहीं हूँ, लेकिन जब मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति असभ्यता कर रहा है, न्यूसेंस कर रहा है, तो मेरी प्रतिक्रिया उस पर ज़्यादा होती है। उन चीज़ों का अपने नुकसान भी है, लेकिन कोई उसका मुझे बहुत पछतावा नहीं है कि सरकारी नौकरी के 2 फायदे 2 नुकसान एक एक लाइन में। जी, फ़ायदा यह है कि आपकी लाइफ बहुत सिक्योर है, कैसी भी परिस्थितियां हों, लेकिन सरकार एक आपको गारंटी देती है कि मिनिमम आपको चीज़ें इतनी ज़रूर मिलेंगी। वो चीज़ें सरकारी नौकरी से समाज में आपको काफ़ी सम्मान मिलता है। दायरा यह है कि हम बहुत लिमिटेड हो जाते हैं, हमें बोलने से पहले सोचना पड़ता है, हमें कहीं जाने से पहले सोचना पड़ता है, बहुत सारे बाउंडेशंस हैं सरकारी नौकरियों के। दूसरा, वो आपको निजी जीवन के लिए समय कम देती है, ये उसका एक ड्रॉबैक है। जैसे आपने ये बताया कि दायरे होते हैं, कई चीज़ें आप पॉडकास्ट में भी बोलना चाहते थे लेकिन बोल नहीं पाए थे, वो सरकारी नौकरी की वजह से ही है। जाते जाते स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बारे में 2 पंक्तियों में बोलिए स्टडी फॉर हमारे ऑडियंस के लिए। जी, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको एक बहुत अच्छा माध्यम दे रहा है कि आप बहुत बेहतर तरीके से आपसे जुड़ के अपनी तैयारी को नए आयाम दे सकें। ये लोग काफ़ी अपडेटेड हैं, टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा प्रयोग करते हैं, तो आप लोग इनसे जुड़ के इनके जो माध्यम हैं उसके माध्यम से आप लोग सफलता हासिल कर सकते हैं। इनकी पूरी टीम काफ़ी हार्ड वर्क करती है, तो आप इनसे जुड़ के और फ़ायदा उठा सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप जो फाइनली यहाँ तक पहुँचे, वीडियो तक हुए, अपनी पूरी जीवन की सफलता में आप सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका मानते हैं? इसमें नाम ले सकते हैं किसी का भी। जी, इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ओबियसली मेरे माता पिता का है, जिन्होंने बहुत साधारण पृष्ठभूमि में संघर्ष करके पढ़ाया। कभी भी मेरे लिए संसाधनों की कमी नहीं होने दी, चाहे उन्हें खुद कितने भी कंप्रोमाइज़ करने पड़े हो। वाइफ का नहीं है, वो इतना मैनेज करती है? वाइफ का योगदान है, लेकिन चूंकि शादी इस जॉब में आने के बाद हुई है, तो बल्कि इस जॉब को जब मैं 2-3 साल कर चुका था उसके बाद मेरी शादी हुई है, तो अब ये ज़रूर है कि चीज़ों को स्मूथली चलाने में उनका बहुत सपोर्ट रहता है और उन्हें बहुत सारे कंप्रोमाइज़ भी करने पड़ते हैं। जो समय मुझे उन्हें देना चाहिए, बच्चों को देना चाहिए, वो समय मैं नौकरी को दे रहा हूँ, लेकिन कभी उस चीज़ की बहुत ज़्यादा शिकायत नहीं रहती। को निश्चित रूप से उनकी बैटिंग है, उनका योगदान है। चलिए, ये थे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर गोरखपुर अनिरुद्ध सिंह चौहान जी। आप हमारे पॉडकास्ट में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके लिए हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट है। आपको जो भी आप आगे सोच रहे हैं, भगवान आपको उसमें सफल ज़रूर बनाए। हमारे स्टूडेंट से ज़रूर अपील है कि अगर आप वीडियो सर से कुछ भी पूछना चाहते हैं,
कोई सवाल है आपके मन में किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो इनकी जॉब अभी तक इन्होंने करी है, और लंबा एक्सपीरियंस रहा है, कई सारे यूपीएससी स्टेट पीसीएस के इंटरव्यू दिए हैं, वनडे वगैरह के तो किंग कहे जा सकते हैं, इतने एग्जाम निकाल दिए हैं इन्होंने। तो आप जरूर कमेंट में पूछिएगा सर, आप प्लीज़ एक बार आंसर दीजिए, देंगे? जी जी बिल्कुल, जो भी कमेंट आप करेंगे, मैं वैसे भी काफ़ी एक्टिव रहता हूँ सर के सोशल मीडिया अकाउंट पे या इस पॉडकास्ट पे। जो भी आप कमेंट करेंगे, मैं हर कमेंट का रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। आप चाहें तो मोबाइल नंबर भी मैं कमेंट में दूंगा। आप पर्सनली भी कभी भी ज़रूरत महसूस करें तो आप कॉल करके मुझसे राय ले सकते हैं। धन्यवाद सर।